हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। मेरे बेडाड पिया पार्ट 1 चैप्टर 1 बेबी शावर। दिल्ली खुराना मैंशन। एक बड़े से 3 मंजिला महल जैसे घर को बहुत ही सुंदरता से सजाया गया था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल लगाए गए थे। जितना वो घर बाहर से सुंदर था, उससे भी ज्यादा वो घर अंदर से खूबसूरत था। उसकी सजावट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर किसी पार्टी की तैयारी की जा रही हो, और ये सच भी था। आज खुराना मैंशन में इस घर की बड़ी बहू का बेबी शावर रखा गया था, जिसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। मेंशन के अंदर बहुत सी हाई प्रोफाइल की औरतें वहां पर मौजूद थी और आपस में बातें कर रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हीं सब के बीच में एक लड़की फूलों से सजे हुए झूले पर बैठी हुई थी, जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किया गया था। एक बार उसे कोई देखे तो उसकी नज़र उस पे से हटे ही नहीं। इतनी सुंदर लग रही थी, जिसका पेट निकला हुआ, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसी के लिए बेबी शावर रखा गया है। तभी उस लड़की के पास एक अधेड़ उम्र की महिला आती है, जिनकी उम्र 50-50 साल थी। वो उस लड़की के पास जाती है और बहुत ही प्यार से उसके सर को चूमते हुए कहती है, दिशा बेटा दिशा, ये दिखने में बहुत ही सुंदर और संस्कारी है। इनकी उम्र 27-27 साल है। ये इस घर ही सबसे बड़ी बहू दिशा सार्थक खुराना है। अब तुम थोड़ी ऐसे ही बैठो, अभी रस्म शुरू हो जाएगी। उस महिला की बात सुनकर दिशा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, जी मॉम। दिशा जिसे मॉम कहती है, वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी सास सुमन रघुवेंद्र खुराना थी। सुमन दिशा से इतना कह वहां से हट जाती है। कुछ देर बाद दिशा के पास सुमन जी आती हैं और उनके पीछे कई सारी सर्वेंट अपने हाथों में थाल लिए आते हैं। सुमन जी दिशा के पास पहुंचकर सभी लोगों की ओर देखते हुए कहती, अब रस्म शुरू करते हैं। इतना कहकर वो दिशा के सर पर एक चुनरी डालती है। उसके बाद वो दिशा के आंचल में नारियल रखती है, फिर कुछ फल रखती है। उसके बाद वो एक नेकल सेट दिशा को देते हुए कहती है, हमारी बच्ची और उसके आने वाले बच्चे को किसी की नजर न लगे। इतना कह वो ऊपर तीसरे फ्लोर पर देखती है तो उन्हें एक परछाई दिखती है, जिसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में कहती हैं, हमें माफ करना बेटा, हम ये खुशी आपको नहीं दे सकते हैं, हम बहुत मजबूर हैं। जिन्हें वो आसानी से छुपा लेती हैं और सभी की ओर देखते हुए कहती, अब आप सब लोग भी रस्म पूरी कीजिए। उनके कहने के बाद एक एक करके सभी लोग रस्म को पूरा करने लगते हैं और गाना बजाना शुरू हो जाता। सभी बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। लेकिन थर्ड फ्लोर पर खड़ी लड़की, जो दिखने में किसी परी से कम नहीं थी, उस लड़की की उम्र लगभग 25 साल लग रही थी और उसकी हाइट भी 5 फुट 7 इंच थी। उस लड़की की नीली आंखें और उसके लंबे बाल उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते थे। बस कमी थी तो बस उसके चेहरे की रौनक की, जो कहीं गुमसी हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। सुमन जी की आंखों की नमी को बहुत अच्छे देख लेती हैं। उसके बाद वो वही सबकी नजरों से बचते हुए दिशा को देख रही थी। उससे देखते उसके भी हाथ अपने आप उसके पेट पर चले जाते हैं, जिसके बाद वो अपने पेट पर अपने हाथ को फेरते हुए कहती है, देखो बच्चों, तुम्हारे बड़ी मॉम का बेबी शावर हो रहा है, तुम दोनों भी प्रे करना कि वो बहुत ही हेल्दी रहे। इतना कहते कहते उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, सिया बेटा, जिसे सुनकर वो लड़की, ये लड़की कोई और नहीं, इस कहानी की हीरोइन सिया, पूरा नाम सिया वैदिक खुराना है, अपने आंसुओं को तुरंत साफ करती है और अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ पीछे की ओर मुड़ती है और कहती, जी माँ। सिया को पीछे से किसी और नहीं बल्कि सुमन जी ही आवाज दी थी। सिया पीछे मुड़ती है और उन्हें अपनी नीली आंखों से देखने लगती है। सुमन जी जैसे ही उसकी नीली आंखों को देखती, जो हल्का हल्का लाल रंग का हो चुका था, उसे देखते हुए अपने मन में कहती, कहीं हमने अपनी जिद की वजह से आपकी शादी अपने बेटे से कराकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं न कर दी है। सिया उन्हें कहीं खोए हुए देखकर अपनी नीली आंखों से सुमन जी को देखते हुए कहती है, क्या हुआ माँ, आप यहाँ क्यों आए, आपको तो नीचे भाभी के पास होना चाहिए था। सिया की बात सुनकर सुमन जी अपने यादों से बाहर आती हैं और सिया से कहती है, क्या हम अपनी बेटी से मिलने यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्या उसके लिए हम अब कोई मायने नहीं रखते हैं। चैप्टर 2 क्या ये अपनी औकात भूल गई है? क्या हम अपनी बेटी से मिलने यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्या उसके लिए हम अब कोई मायने नहीं रखते हैं। सुमन जी की बात सुनकर सिया जल्दी से उनके हाथ को पकड़कर कहती है, माँ आप ये क्या कह रही है, आपको पता है हमारी लाइफ में कोई मायने रखता है तो सबसे पहले आप ही रखती है, और हम आपको सबसे ज्यादा मानते हैं क्योंकि आप ही है इस घर में जिसे हमारी परवाह है। और आपने आज तो कह दिया, लेकिन इसके बाद कभी भी ऐसा मत कहिएगा।
सिया की बात सुनकर सुमन जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें देखकर सिया कहती है, माँ आप रो क्यों रही है? अगर आप ऐसे ही रोएंगी तो हम भी रोने लगेंगे। कहते कहते सिया भी रोने लगती हैं। उसे खुद के लिए परेशान और रोता हुआ देखकर सुमन जी तुरंत अपने आंसुओं को पोंछती है और बहुत ही सख्त आवाज में कहती है, सिया आप रोना बंद, अगर आप रोएंगी तो हमारे पोता और पोती भी रोटडू पैदा होंगे, इसलिए हम नहीं चाहते आप ऐसे रोए, हमें रोटडू बच्चे नहीं चाहिए। सुमन जी की बात सुनकर सिया भी मुस्कुराने लगती और वैसे ही मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है हम नहीं रोते, अब आप बताए आपको कुछ काम था हमसे जो आप यहाँ आए हैं। सिया की बात सुनकर सुमन जी अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, देखिए हम जिस लिए आपके पास आए थे वो तो हम भूल ही गए, एक मिनट रुकिए अभी बताते हैं। उसके बाद वो अपने थोड़ी दूर पर खड़ी एक मेड को देखती है और उसे कुछ इशारा करती है। उनके इशारे को समझकर वो मेड उनके पास अपने हाथ में एक थाल लिए आती है। सिया उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाती है और उनसे कहती है, ये क्या है माँ? सुमन जी उसे वैसे ही देखते हुए जवाब देती है, एब आप शांति से खड़े रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए जो हम करने आए हैं। उसके बाद वो उस मेड के हाथ में रखी थाल में से एक लाल रंग की बहुत ही सुंदर सी चुनरी निकालकर सिया के सर पर रखती है। उसके बाद वो सिया को उसका आंचल फैलाने को बोलती है, जिसे देख और सुनकर सिया कहती, माँ आप ये सब क्यों कर रही है? आपको सब पता है फिर भी? इतना कहते कहते सिया के आंखों से आंसू गिरने लगता है। सुमन जी सिया की बात सुनकर कहती है, हमें सब पता है और हमें ये भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं। दिशा ही नहीं तुम भी इस घर की बहू हो, चाहे कोई माने या न माने, और मुझे पता है तुम्हारा भी 8वां महीना लग गया है, उस हिसाब से तुम्हारी भी गोद भराई की रस्म होनी चाहिए थी और हम वही कर रहे। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि दिशा के जैसे नहीं कर सकते हैं और न ही किसी को आपके बारे में बता सकते हैं कि हमारी एक नहीं दो बहुएं हैं, लेकिन हम इस रस्म को तो कर ही सकते हैं। अब आप हमें करने दीजिए, हम जो कर रहे हैं। इतना कहकर वो थाल से नारियल और फल निकालकर सिया के आंचल में रखती है। उसके बाद वो भी चीजें उसे देती है और उसकी नजर उतारते हुए कहती है, हमारी बहू और उसके होने वाले बच्चे को किसी की नजर न लगे। नजर उतारने के बाद सुमन जी अपने गले में पहने हुए बड़े से हार को उतारती है और उसे सिया को पहनाने जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ को सिया के गर्दन तक ले जाती है तभी सिया कुछ कदम पीछे चली जाती है और उनसे कहती है, माँ हम ये नहीं ले सकते हैं। उसकी बात सुनकर सुमन जी के हाथ रुक जाते हैं और वो कहती है, आप हमें मना नहीं कर सकती है, और रही बात इस हार की तो ये आपको लेना ही होगा क्योंकि ये हार वैदिक के दादी का है, ये उन्होंने हमें दिया था और उसी के साथ ये भी कहा था कि ये हार हम वैदिक की पत्नी को तब देंगे जब वो पेट से रहेगी, और उनकी बातों के अनुसार आज से इस पे आपका हक हुआ और हम तो बस आपकी चीज आपको सौंप रहे हैं। सुमन जी की बात सुनकर सिया तुरंत कहती है, माँ आपने हमें अभी जो कहा वो हम समझते हैं, लेकिन हम इसे नहीं ले सकते हैं, प्लीज आप इसे अपने पास रखिए, हमें नहीं लगता है कि इस पर हमारा कोई हक है। आप चिंता मत करिए, आपको जल्दी ही इस हार पर जिसका हक है वो मिल जाएगी, लेकिन हमारा कोई हक नहीं है और हमने आपको मना किया, उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी माँ। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। सुमन जी सिया को जाते हुए देख रही थी, तभी वो कहती है, हमें पता है सिया आपने ये क्यों नहीं लिया। इतना कहकर वो कुछ सोचने लगती है। फ्लैशबैक। सिया की मुंह दिखाई की रस्म सुमन जी ने हाल में रखा हुआ था, जिसमें बाहर का कोई भी नहीं था क्योंकि किसी को बताया ही नहीं गया था उसकी शादी के बारे में, बस घर के ही लोग थे। वैदिक को छोड़कर सब ने सिया को कुछ न कुछ दिया था और सुमन जी ने सिया को सोने का कंगन उसके हाथों में पहनाते हुए कहती हैं, ये मेरी तरफ से बेटा। वो जैसे ही उसे कंगन पहना कर हटती है तभी एक चटाक की आवाज हाल में गूंजती है, जिसे सुनकर सब अवाक से हो जाते हैं और उस आवाज की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सिया का सर एक ओर झुका हुआ था और उसने अपने एक गाल पर हाथ रखा हुआ था जिस पर किसी ने थप्पड़ मारा था। थप्पड़ पर इतनी तेज लगा था कि सिया के आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगता है और उसके ही सामने एक इंसान अपनी आंखों में आग लिए उसे ही देख रहा था। तभी सुमन जी की तेज आवाज हाल में गूंजती है, वैदिक आपकी हिम्मत कैसे हुई सिया पर हाथ उठाने की? तभी वैदिक की आवाज आती है, जैसे इसकी हिम्मत हुई है आप लोगों से इतने महंगे चीजों को लेने की, क्या ये अपनी औकात भूल गई है? इतना कहकर वैदिक सिया के हाथों में बहुत ही बेरहमी से कंगन को निकालने लगता है, जिस वजह से सिया के हाथ में काफी चोट भी आ जाती है, लेकिन वैदिक को इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। उसके ऐसे करने से सिया को और भी दर्द हो रहा था और वो रोते हुए उसे ही देख रही थी।
कुछ देर बाद वैदिक सिया के हाथ से कंगन निकालने के बाद उस कंगन को वापस सुमन जी को देते हुए कहता है, आज के बाद किसी ने भी इस लड़की को कुछ दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर उसके साथ क्या करेंगे कोई सोच भी नहीं सकता है। उसके बाद वैदिक सबको घूरते हुए अपनी गरजती हुई आवाज में कहता है, इस लड़की को जिसने जो भी दिया है अभी के अभी उसे यहाँ से उठा ले, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वैदिक की बात सुनकर हाल में खड़े सभी लोग डर जाते हैं उसके गुस्से को देखकर, क्योंकि सब लोग उसके गुस्से से बहुत ही ज्यादा डरते थे। इस वजह से जिसने जो भी सिया को दिया था सब वापस ले लेते हैं। सबके वापस ले लेने के बाद वैदिक कहता है, मैंने जो कहा है उससे बहुत ही अच्छे से सब लोग याद रखना। इतना कहकर वो अपने रूम की ओर चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी एक एक करके अपने रूम की ओर चले जाते हैं। हाल में कोई बचता है तो सुमन जी और सिर्फ सिया, जो अपने आंखों में आंसुओं के साथ एक अनकहा सा दर्द लिए अपने सर को झुकाए खड़ी थी। फ्लैशबैक एंड सुमन जी अपने यादों में खोई ही हुई थी कि तभी एक मेड उन्हें आवाज देते हुए कहती है, बड़ी मैडम वो छोटी मैडम के मम्मी पापा जा रहे हैं, वो आपको बुला रही हैं। उस मेड की आवाज सुनकर सुमन जी अपने यादों से बाहर आती है और उससे कहती है, हाँ ठीक है तुम चलो हम आते हैं। चैप्टर 3 हालातों के आगे मजबूर होकर। उस मेड की आवाज सुनकर सुमन जी अपने यादों से बाहर आती है और उससे कहती है, हाँ ठीक है तुम चलो हम आते हैं। कहते हुए सुमन जी उस हार को देखते हुए वहां से हाल की ओर आ जाती है। दूसरी ओर थर्ड फ्लोर के एक रूम के अंदर, जो दिखने में बहुत ही लग्जरियस था, उसके अंदर रखी एक एक चीजें बहुत ही महंगी थी। वो रूम बहुत ही बड़ा था। रूम के बीचों बीच एक किंग साइज बेड था, एक और सोफा और टेबल रखा हुआ था जो उस रूम में और भी सुंदरता ला रहा था। उस रूम के अंदर और भी 4 डोर थे, जिसमें से एक डोर पूरा ग्लास का बना हुआ था जो बालकनी के लिए बना हुआ था, और एक डोर कॉलेजेट रूम के लिए था। उसके बाद एक डोर बाथरूम के लिए था और एक डोर स्टडी रूम के लिए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वैदिक ने अपने हिसाब से इस रूम को डिजाइन किया था, क्योंकि पूरा थर्ड फ्लोर उसका ही था, उसके सिवा उस पर कोई कदम नहीं रखता था। थर्ड फ्लोर पर बस 3 ही रूम थे ही, एक स्टडी रूम, दूसरा वैदिक का बेडरूम, उसके बाद एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ था, उसके बाद एक रूम जो कि ग्लास का बना हुआ था, वो जिम रूम था। उस ग्लास के बाहर से तो कुछ भी नहीं देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से सब कुछ साफ दिखाई देता था। पूरा थर्ड फ्लोर का एरिया वैदिक का था, जिस पे कोई आने की हिम्मत नहीं करता था, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर, एक सुमन जी जो कि वहां की साफ सफाई करती थी, क्योंकि वैदिक का किसी का आना और उसकी चीजों को कोई दूसरा छुए उसे पसंद नहीं आता था, इसलिए सुमन जी खुद ही सब करती थी। और दूसरा वैदिक का असिस्टेंट पार्थ को उसके अलावा किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन वैदिक की शादी के बाद सुमन जी ने वैदिक के रूम में सिया को रहने का ऑर्डर दिया, जिसे वैदिक मना नहीं कर सका, लेकिन उसने उसे अपने रूम में एक साइड रहने की इजाजत तो दी। लेकिन उसके बदले उसने सिया के सामने शर्त रखी कि वो तब तक ही यहाँ रह सकती है जब तक वो पूरे थर्ड फ्लोर की साफ सफाई खुद ही करेगी, कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, और सिया उसके किसी भी चीज का कोई यूज नहीं करेगी। ना वो उसके बेड पर सो सकती है और ना ही वो सोफे पर। अगर उसे उस रूम में रहना है तो वो एक कोने में रह सकती है या फिर बालकनी में, लेकिन बालकनी में रखे झूले या चेयर और कॉफी टेबल का भी यूज नहीं कर सकती है। लेकिन वो वॉशरूम यूज कर सकती है, लेकिन बाथटब का नहीं। वैदिक की अजीब से शर्तों को सिया अपने हालातों के आगे मजबूर होकर सब कुछ मान गई और उसने उतने में ही खुद को एडजस्ट कर लिया। ऐसे ही एक दिन सुमन जी किसी काम से वैदिक के रूम में आए उससे बात करने के लिए, तो उन्हें सिया का बैग एक कोने में रखा हुआ दिखा, तो उन्होंने उसे वहां से हटाकर वैदिक के क्लोजेट रूम में रखवा दिया, जिसके लिए वैदिक ने उनसे बहुत ही झगड़ा किया था। लेकिन सुमन जी ने अपनी कसम देकर उसे मना लिया था। उस दिन से वैदिक ने कबर्ड में एक साइड खाली कर दिया सिया के कपड़ों के लिए। इसी तरह सिया उस दिन से आज तक अपनी जिंदगी जीती आ रही है कि कभी तो वैदिक के दिल में अपने लिए थोड़ा सा जगह बना पाए, या फिर वो उसे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर सके। लेकिन वैदिक जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था और भी पत्थर का होता जा रहा था, उसके दिल में सिया के लिए क्या था कभी पता ही नहीं चलता था। सिया उस बड़े से रूम के अंदर दरवाजे से लगकर खड़ी आंसू बहा रही थी। कुछ देर ऐसे ही रोने के बाद सिया क्लोजेट रूम के अंदर जाती है और कबर्ड को खोलती है, जिसके अंदर 4-5 साड़ियां और 5 या 6 ड्रेस रखी हुई थी, जिनमें से 2 प्लाजो और कुर्ती थी और बाकी की मिडी थी जो घुटने से बहुत नीचे की थी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। सिया उसी में अपने सर पर रखी उस चुनरी को उसमें रखती है और साथ में बाकी की चीजों को भी। उसके बाद वो उसे बंद कर देती है।
फिर क्लोजेट रूम से सीधे बाथरूम के अंदर जाकर खुद का हाथ मुंह धोकर रूम में आती हैं तो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वो डर से 2 कदम पीछे की ओर हो जाती है। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि वैदिक अपना बिजनेस सूट पहने खड़ा था, जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई उसे एक बार देख ले तो उसका दीवाना हो जाए, वो उस पर से अपनी नज़र भी नहीं हटा पाए। वैदिक एक टॉल और हैंडसम सा लड़का था जो दिखने में बहुत ही कम उम्र का लगता था, लेकिन उसकी उम्र 27 साल थी और उसकी हाइट 6 फीट 2 इंच थी। उसकी आंखें हेजल ग्रीन थी जिसे में कोई भी खो जाए, सलीके से बाल सेट किए हुए, रंग उसका गोरा और उसकी बॉडी भी बहुत ही अच्छी थी, 8 पैक एब्स और उसकी मस्कुलर चेस्ट जो किसी भी लड़की को आसानी से सेडुच कर सकते थे। लेकिन उसका ऑरा किसी रोबोट की तरह था जिसे अपने काम के अलावा कुछ दिखता ही न हो। सिया वैदिक को अपने सामने देखकर डर जाती है और वही वैदिक भी सिया को देखता है तो पाता है उसका चेहरा रोने की वजह से सूज गया था और उसकी नीली आंखें इस समय लाल हो चुकी थी। लेकिन वैदिक को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे सिया के इस हालत से कोई फर्क न पड़ा हो और वो उसके बगल से निकलकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। उसे इस तरह खुद को इग्नोर करते हुए देखकर सिया के आंखों में ठहरा आंसू फिर से उसके गालों पर आ जाता है, जिसे वो जल्दी ही साफ कर लेती है और क्लोजेट रूम की ओर फिर से बढ़ जाती है। चैप्टर 4 घर वालों के यूज के लिए है, न कि किसी बाहर वाले के लिए। सिया कुछ देर बाद क्लोजेट रूम से बाहर निकलती है तो उसके हाथों में विवान का कपड़ा था जिसे वो बेड पर रखती है। फिर वो टाइम देखती है तो शाम के 6 बज रहे थे। उसके बाद वो रूम से बाहर आती है, जिसके बाद वो नीचे की ओर देखती है तो बेबी शावर अब तक खत्म हो चुका था और सारे मेहमान भी जा चुके थे, बस हाल में घर के ही लोग नजर आ रहे थे। सिया चारों ओर अपनी नज़र घुमाकर देखती है। इसके बाद जब उसे तसल्ली हो जाती है कि कोई भी नहीं है तो वो अपने धीमे कदमों से चलते हुए नीचे की ओर आने लगती है। सिया एक एक करके सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे हाल में आती है। सिया जब हाल में आती है तो वो पूरी पसीने से भीग चुकी थी और हाफ भी रही थी क्योंकि उसका 8वां महीना चल रहा था और इतनी ज़्यादा सीढ़ियों से उतरते की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई थी। तभी सुमन जी की नज़र उस पर जाती है तो वो सिया को ऐसे देखकर जल्दी से उसके पास जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, हमने कितनी बार कहा है तुम्हें सीढ़ियों से मत आया करो, लिफ्ट से आया करो, तुम्हें हमारी बात समझ में क्यों नहीं आती है? तुम भूल जाती हो क्या तुम प्रेग्नेंट हो और इस हालत में इतनी सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा उतरा जाता है, ऊपर से तुम कमजोर भी हो। उनकी बातों को सुनकर सिया अपना सर झुका लेती है लेकिन कुछ भी जवाब नहीं देती है, जिसे देख सुमन जी अपने मन में कहती हैं, तुम क्या हो सिया, तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? एक बार वैदिक ने तुम्हें लिफ्ट यूज करने से मना कर दिया और तुम्हें सीढ़ियों से जाने आने के लिए कह दिया तो तुमने उसे मान भी लिया। इतना कह वो फिर से कुछ सोचने लगती हैं। सिया जब शादी के बाद पहली बार घर आई थी तो सुमन जी उसे वैदिक के कमरे में जाने के लिए कहती है। उसके बाद वो उसे लिफ्ट की ओर इशारा करती हैं कि वहां से 3rd फ्लोर पर चली जाओ। उनकी बात सुनकर सिया लिफ्ट की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। सिया जैसे ही लिफ्ट में अपना पहला कदम रखती है, ठीक उसी समय कोई उसके हाथ को पकड़कर बाहर की ओर खींचता है और उसे धक्का दे देता है, जिससे वो संभल नहीं पाती है और फर्श पर गिर जाती है। उसके बाद जब वो अपना सर उठाकर देखती है तो उसे वैदिक का चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर उसके आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। लेकिन वैदिक को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी दमदार आवाज में कहता है, क्या तुम अपनी औकात भूल गई हो? जो तुम इस लिफ्ट से जा रही हो, इस लिफ्ट का यूज सिर्फ मैं करता हूं और कोई बाहर वाला इसका यूज करे मुझे बर्दाश्त नहीं है। वैदिक की बात जैसे ही खत्म होती है वहां पर सुमन जी आ जाती है और वो जल्दी से सिया को सहारा देके खड़ा करती है। उसके बाद वो वैदिक को घूरते हुए कहती है, वैदिक लगता है आपने हमारी बात सुनी नहीं है, हम एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं, सिया आपकी पत्नी है, कोई बाहर वाली नहीं है और वो आपके रूम में ही रहेगी, जैसे वैसे ही इस लिफ्ट को भी यूज करेगी। सुमन जी की बात को सुनकर वैदिक गुस्से से चीखते हुए कहता है, आपको क्या लगता है मॉम आप हर बार मुझसे अपनी बात नहीं मनवा सकती है? अगर ऐसा ही है तो इसे लिफ्ट यूज करने दीजिए, लेकिन ये मेरे कमरे में कदम भी नहीं रखेगी। वैदिक की बातों को सुनकर सुमन जी उसे घूरकर देखती है, जिसे देख वैदिक के होठों से डेविल स्माइल आ जाती है।
उसे इस तरह हंसता हुआ देखकर सुमन जी कहती है, ठीक है सिया, ये लिफ्ट यूज नहीं करेगी लेकिन वो रहेगी तो आपके कमरे में ही। इतना कहकर वो उसी की साइड में एक और लिफ्ट थी उसके पास सिया को ले जाते हुए कहती है, सिया बेटा तुम इस लिफ्ट से थर्ड फ्लोर पर जाया करो अब से। उनकी बात जैसे ही खत्म होती है वैसे ही वैदिक की चीखती आवाज आती है, ये लिफ्ट घर वालों के यूज के लिए है, न कि किसी बाहर वाले के लिए कि जिसका जब मन करे वो अपना मुंह उठाकर इसे यूज करने चले आए। फिर सिया की ओर देखते हुए कहता है, और अगर तुम्हें इतना ही शौक है मेरे कमरे में आने का तो तुम एक काम करो, सीढ़ियों से ही जाया करो और आया करो ना। इतना कहकर वो सुमन जी की ओर देखते हुए कहता है, अगर अब आपने कुछ भी कहा तो मैं इस लड़की को सीधे इस घर के बाहर फेंकूंगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहती हैं तो आप अब बेड पर ध्यान दीजिए। और उन्हें एक वार्निंग लुक देके वहां से चला जाता है और छोड़ जाता है। तो रोती हुई सिया को, जो उसकी बातों को सुनकर कितना टूट रही थी अंदर ही अंदर से, लेकिन उसका हाल समझने वाला कोई भी नहीं था। सुमन जी अभी अपने सोच में गुम ही थी कि तभी उन्हें सिया की आवाज आती है, माँ क्या अब हम जाए। सिया की बात सुनकर वो अपने यादों से बाहर आती हैं और अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से चली जाती हैं। कुछ सोचते हुए उनके जाने के बाद सिया अपने सर को ऊपर करती हैं तो उसके आंखों से आंसू बहते हुए उसके गालों पर आ रहे थे, जिसे वो जल्दी से साफ कर लेती है। उसके बाद वो किचन की ओर चल देती है। चैप्टर 5 कुछ और चल रहा है वैदिक के मन में। सिया किचन में जैसे ही आती है वैसे ही उसे देखकर जो कुक किचन में थे वो वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें साफ तौर से वैदिक ने कहा था जब भी सिया किचन में आए वहां पर कोई भी नहीं होना चाहिए और न कोई उसकी मदद करेगा किसी भी काम में। अगर किसी ने कभी इसकी मदद की या कोई भी मुझे इसके आसपास दिखा तो वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। उनके ऐसे जाने से सिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये उसके साथ लगभग 8 महीने से रोज होता आ रहा था, इसलिए वो उन पे कोई ध्यान नहीं देती है और अपने काम पर लग जाती है। कुछ देर में सिया वैदिक के लिए काफी और घर वालों के लिए चाय बना लेती है। उसके बाद वो एक कप में काफी निकालती है और 4 कप में चाय छानती है। उसके बाद वो चाय को ट्रे में रखकर धीरे कदमों से चलते हुए हाल में आती है तो उसे वहां कोई भी नहीं दिखता है। जिसके बाद वो गार्डन की ओर आती है तो वहां पर उसे सब लोग नजर आते हैं। जहां पर इस समय गार्डन में एक टेबल पर जहां पर 5 चेयर लगी हुई, वहीं पर एक चेयर पर रघुवेंद्र जी और उनके बगल वाले चेयर पर सुमन जी बैठी हुई थी और उनके सामने वाले एक चेयर पर सार्थक और दूसरी चेयर पर दिशा बैठी हुई थी और एक चेयर खाली पड़ी हुई थी। सिया चलकर उन लोगों के पास आती है और उन्हें चाय का कप एक एक कर देती है, जिसे वो लोग बिना कुछ बोले थाम लेते हैं। उसके बाद सिया फिर से गार्डन से निकलकर अंदर किचन में आती है और कॉफी के कप को ट्रे में रखती है। उसके बाद वो फिर से किचन से निकल जाती है। सिया किचन से निकलकर हॉल में आती है और फिर सीढ़ियों से होते हुए थर्ड फ्लोर पर जाने लगती है। सिया को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो सबको किनारे करते हुए वैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ती रहती है। कुछ देर बाद सिया थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वो पसीने से भीग चुकी थी और उसकी सांसें भी असामान्य थी। सिया कुछ पल वहीं रुककर खुद को शांत करती है। उसके बाद वो फिर धीरे कदमों से चलते हुए कमरे के अंदर आती हैं तो उसे सामने से बाथरूम के गेट से निकलता हुआ वैदिक दिखता है, जो अभी अभी सवार लेके कमरे में आ रहा था। वैदिक ने इस समय बस अपनी वी सेप कमर पर एक टॉवल बांधा हुआ था और अपने एक हाथ में टॉवल पकड़े अपने सर को पोंछ रहा था। वैदिक के बालों से पानी फिसले हुए उसकी बॉडी पर आ रहे थे, जो उसे और भी हॉट बना रहे थे। वैदिक पूरा नेक्ड था, बस उसने अपनी कमर पर टॉवल बांधा हुआ था जिससे उसकी बॉडी साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर कोई भी उसके ओर खींचा चला जाए और उसे अपना बनाने की इच्छा उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे। लेकिन सिया के आंखों में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। वो वैदिक को देखकर अपना सर झुका लेती है और अपनी जगह पर रुक जाती है। उसे रुका हुआ देखकर वैदिक धीरे कदमों से चलते हुए सोफे पर जाके बैठ जाता है और अपने हाथ में पकड़े हुए टॉवल को सोफे पर रख देता है, जिसे देखकर सिया भी सोफे के पास जाती है और ट्रे को वैदिक के सामने करती है। उसके ऐसा करने से वैदिक ट्रे में रखी कॉफी को बहुत ही शिद्दत से घूरने लगता है, क्योंकि ट्रे में रखी हुई कॉफी पूरी दूध से बनी हुई कॉफी थी, जिसे देखकर वैदिक बिना कुछ कहे उस कप को उठा लेता है। उसके बाद उसका चेहरा फिर से एक्सप्रेशनलेस हो जाता है। उसे देखकर समझ ही नहीं आता है कि वो क्या सोच रहा है और न ये पता चल रहा था कि वो कॉफी देखकर खुश है या फिर कुछ और चल रहा है वैदिक के मन में।
वैदिक के काफिले लेने के बाद सिया ट्रे को सोफे के पास काफी टेबल पर ट्रे को रखती है। उसके बाद वो सोफे पर रखे टॉवल को अपने हाथ से उठाती है और उसके बाद सिया वैदिक के बालों को उसी टॉवल से सुखाने लगती है। वैदिक जैसे ही सिया के हाथों का स्पर्श अपने सर पर पाता है उसकी आंखें सुकून से बंद हो जाती है। उसकी आंखों जो अब तक इमोशनलेस नजर आ रही थी उनमें अब एक राहत नजर आ रही थी। वैदिक को इस तरह देखकर सिया अपने मन में कुछ सोचने लगती है। चैप्टर 6 इतनी नफरत। कहा वैदिक शादी के 1 महीने तक उसे अपनी चीजों को छूने तक नहीं देता था, लेकिन अब वो अपने सारे काम उससे करवाता था। वो तब से जब शादी के 1 महीने बाद उस पर अटैक हुआ था जिसमें वो घायल हो गया था। वैदिक की हालत ऐसी हो गई थी कि वो खुद से एक गिलास पानी तक लेके भी नहीं पाता था। तब एक सियाही थी जिसने उसकी देखभाल की थी, साथ सारे काम भी करती थी, चाहे वो वैदिक को स्पंज बाथ देना, उसके कपड़े चेंज करना, उसे अपने हाथों से खाना खिलाना भी। लेकिन वैदिक को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है सिया को लेके। ऊपर से वो उसे और भी परेशान करता था, उससे जानबूझकर अपने कपड़े धोने के लिए कहता था, वो भी अपने हाथों से। सिया जानती थी कि वो उसे परेशान कर रहा है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो ऐसा ही करती थी जैसा वैदिक कहता था। सिया ये भी जानती थी कि वैदिक जो कपड़े एक बार पहन लेता था फिर वो उन्हें दोबारा कभी भी नहीं पहनता था। फिर वो उससे कपड़े धुलवाता था सिर्फ और सिर्फ उसे दर्द देने के लिए। सिया सब कुछ जानते हुए भी वैदिक का ख्याल रखती थी। धीरे धीरे वैदिक फिर से पहले जैसे होने लगा था, क्योंकि वैदिक की बॉडी बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेती है और वो पहले के जैसे हो गया था। सिया के देखभाल की वजह से ये बात वैदिक भी जानता था, लेकिन उसने कभी भी इस बात पर एग्री नहीं किया। उल्टा वो सिया को और भी ज्यादा परेशान करने लगता है। उस दिन से आज तक सिया वैसे ही सब कुछ करती थी। वैदिक के कपड़े निकालना, उसके लिए काफी बनाना, फिर उसके बालों को पोंछना, उसके बाद उसके कपड़ों को धोना और उन्हें सुखाना। लेकिन वैदिक को इन सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं था। वैदिक को सिया की हालत पर भी तरस नहीं आता था कि वो ये सब कैसे करती होगी इस हालत में, जबकि इस हालत में सबसे ज्यादा जरूरत तो उसे थी लोगों की और खास करके वैदिक की। लेकिन वैदिक तो उसे उस गलती की सजा दे रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं था। सिया को उसकी नफरत समझ ही नहीं आती थी कि क्यों वो उससे इतनी नफरत करता है। सिया सोचती है, क्या ये हमसे सिर्फ उस दिन के लिए इतनी नफरत करते हैं। इसके आगे सिया अपने सोच को रोकते हुए अपनी आंसू भरी आंखों से वैदिक की ओर देखती है तो उसके बाल अब तक सूख चुके थे। सिया टॉवल को वैदिक के बालों से हटाती है, उसके बाद वो बिना उसकी ओर देखे फिर से अपने धीमे कदमों से बाथरूम की ओर चल देती है। सिया जैसे ही वैदिक के सर से टॉवल दूर करती है वैसे ही वैदिक की सुकून से बंद आंखें खुल जाती है, जिनमें अब कोई भी इमोशन नजर नहीं आ रहा था और उसका चेहरा भी एक्सप्रेशन लेस हो गया था। और वो उसी के साथ कॉफी का सिप लेता है, जिसके बाद उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो उसे तुरंत ही छिपा लेता है। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि उसने अभी स्माइल किया था। वहीं दूसरी ओर बाथरूम के अंदर सिया जब बाथरूम के अंदर आती है तो देखती है हमेशा की तरह आज भी वैदिक के सारे कपड़े फर्श पर फैले हुए थे, जिन्हें देखकर सिया एक बार खुद को देखती है, फिर कपड़ों को, जिसे देखकर उसके आंखों में ठहरे आंसू फिर से पानी की तरह बहने लगते हैं। सिया धीरे धीरे फर्श पर बैठती है क्योंकि उससे बैठा नहीं जाता था अब, लेकिन फिर भी वो बैठती है। लेकिन इस बात से अनजान कि कोई उसे ये सब करते हुए बहुत गौर से देख रहा था कैमरे के जरिए। सिया को पता ही नहीं था कि उस बाथरूम में भी कैमरा लगा हुआ है। यहाँ तक कि सिया को यह भी नहीं पता था कि उस पर हर वक्त किसी की नजरें टिके हुए थी। वो इस मेंशन में पूरे दिन या रात में क्या करती थी, क्योंकि पूरे खुराना मेंशन में कैमरा लगा हुआ था। बस रघुवेंद्र और सुमन जी के बेडरूम और सार्थक और दिशा के बेडरूम को छोड़कर ये बात सिर्फ वैदिक और सार्थक ही जानते हैं, बाकी किसी को भी नहीं पता था। लेकिन वैदिक के बाथरूम और कमरे में भी एक हाइड कैमरा लगा हुआ था जिसके बारे में सिर्फ वैदिक ही जानता था। अगर सिया कभी भी घर से बाहर भी जाती थी तो उसके पीछे उस पर हमेशा कोई नजर रखता था। वो इन सब चीजों से बेखबर बस अपना काम करती थी। उसके बाद एक एक करके वैदिक के सारे कपड़े समेटती है, फिर उसे वॉश करने लगती है। ये सब करते हुए उसे कितना दर्द हो रहा था वो उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था और इसकी गवाही उसके आंखों से बहते हुए आंसू दे रहे थे। लेकिन फिर भी वो उस दर्द को दरकिनार करते हुए अपने काम में लग जाती है।
कुछ देर बाद सिया वैदिक के कपड़ों को धोकर उन्हें एक बकेट में रखती है। उसके बाद वो अपने चेहरे पर से आंसुओं को साफ करती है जो रोने की वजह से निशान बन गए थे उसके गालों पर। फिर उस बकेट को लेकर बाथरूम से बाहर आती है। उसके बाद वो रूम से निकलकर टेरेस की ओर बढ़ जाती है। सिया सीढ़ियों से होते हुए टेरेस पर आती है। उसके बाद वो अपने हाथों से एक एक करके वैदिक के सारे कपड़े फैला देती है। उसके बाद वो रेलिंग से सट कर खड़ी होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और अपने एक हाथ से अपने पेट को पकड़ लेती है। उसके बाद वो अपने पेट को देखते हुए अपना मुंह बनाती है जिससे वो और भी क्यूट लग रही थी। उस पर से उसकी वो नीली आंखें और भी उससे खूबसूरत बनाती थी। और उसी तरह से सिया अपने बच्चों से शिकायत करते हुए कहती है, आपके पापा तो हमें परेशान करते ही हैं, अब आप दोनों भी हमें परेशान करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। इतना कहकर वो फिर से अपने मुंह बनाने लगती है। उसके बाद अपने आंखों को उचकाते हुए फिर से कहती है, बताइए बताइए आप दोनों भी हमें भी परेशान करेंगे। फिर सिया खुद ही अपने सवालों का जवाब देते हुए कहती है, नहीं आप दोनों तो बहुत अच्छे हैं, अब आप दोनों हमें परेशान नहीं करेंगे। वही कोई दूर बैठे सिया को खुद से ऐसे बातें करते हुए देखकर और ऐसे क्यूट क्यूट फेस बनाते हुए देखकर स्माइल कर रहा था। चैप्टर 7 अच्छा है न कि वो मर जाए। सिया कुछ देर ऐसे ही अपने पेट में पल रहे बच्चों से बात करती है। उसे ऐसे देखकर लग रहा था जैसे वो सब कुछ भूल गई है, अभी वो कुछ देर पहले किस हाल में थी। अपने पेट में पल रहे बच्चों से बात करते हुए सिया के होठों पर इस समय एक स्माइल थी और उसकी नीली आंखों में एक चमक जो उसे मासूम और प्योर बना रहा था। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद सिया फिर से उस बकेट को उठाती है और टेरेस से उतरने लगती है। सिया कुछ देर बाद रूम में आती है तो उसे वैदिक अभी भी सोफे पर बैठे हुए नजर आता है। बस फर्क था तो इस समय उसने कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथों में लैपटॉप था जिस पर उसकी उंगलियां लगातार चल रही थी। सिया उसे एक नज़र देखकर वो उस बकेट को बाथरूम के अंदर रखने चली जाती है। सिया उसे रखने के बाद बाहर आती है तो घड़ी में समय देखती है तो 8 बजने वाले थे जिसे देखकर वो घबरा जाती है। सिया के चेहरे पर जो कुछ देर पहले हंसी थी अब वो परेशानी में बदल जाती है। लेकिन सिया जल्दी से अपने चेहरे की परेशानी को छुपा लेती है और वो जल्दी से सोफे के पास आती है। काफी टेबल पर पड़ा काफी का कप जल्दी से उठा के ट्रे में रखती है और उसे उठाकर जल्दी जल्दी रूम से बाहर चली जाती है। सिया को ऐसे करते हुए वैदिक अपनी तिरछी नजरों से देख रहा था। सिया को इस तरह जल्दी जल्दी चलता देखकर वैदिक की पकड़ लैपटॉप पर कस जाती है और उसकी हेजल ग्रीन आंखों में कुछ आके चला जाता है। वहीं दूसरी ओर सिया खुद में ही बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतरने लगती है। हमें इतनी देर कैसे हो गई, अब हमें जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि कुछ देर में डिनर का टाइम हो जाएगा। अगर तब तक हमने खाना तैयार नहीं किया तो फिर से वैदिक जी हम पे गुस्सा करेंगे ही और हमें थप्पड़ भी मार देंगे और हमें उनके गुस्से और खासकर उनके थप्पड़ से बहुत डर लगता है। सिया ऐसे ही बड़बड़ाते हुए कुछ देर बाद किचन में आ जाती है और उसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने काम में लग जाती है। वो इस समय इतना जल्दी जल्दी अपना हाथ चला रही थी कि उसे देखकर लग रहा था कि उसने किसी कुकिंग कंपटीशन में भाग लिया है और उसका समय खत्म ही होने वाला है और वो हार जाएगी। लेकिन ये सच भी था, उसके लिए ये किसी कंपटीशन से कम भी नहीं था। सिया ऐसे ही जल्दी जल्दी सब्जी काटते हुए कुछ सोचने लगती है। सिया अपनी शादी के अगली सुबह सबके साथ खाना खाने बैठी थी, तभी वैदिक ने उसे डाइनिंग टेबल से उठा दिया और उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, क्या अब भिखारी भी हम लोगों के साथ बैठ के खाना खाने लगे। उसकी बात सुनकर रघुवेंद्र जी उसे घूर कर देखते हुए कहते हैं, वैदिक तुम अपनी हद पार कर रहे हो, बहू को बैठकर खाना खाने दो सबके साथ में। अपने डैड की बात सुनकर वैदिक एक नज़र उन्हें देखकर कहता है, मैंने अभी तक अपनी हद पार नहीं की है डैड, अगर मैं अपनी हद पार कर दी तो आपकी ये सो कॉल्ड बहू किसी को अपना मुंह भी दिखाने लायक न रह जाए और ये आज से और अभी से खाना नहीं खाएगी। वैदिक की बात सुनकर सिया उसे ऐसे देखती है जैसे उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसने एक ऐसे इंसान से शादी की है जो उसे जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। तभी सुमन जी की आवाज आती है, वैदिक आपको पता भी आप क्या कह रहे हैं, वो खाना नहीं खाएगी तो जिएगी कैसे। सुमन जी की बात सुनकर वैदिक उन्हें देखता है, फिर कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहता है, या मॉम मैंने तो ये सोचा ही नहीं। फिर हंसते हुए कहता है, लेकिन ये तो और भी अच्छा है न कि वो मर जाए। उसकी बात सुनकर सुमन जी अपनी तेज आवाज में वैदिक का नाम चिल्लाती है। वैदिक
उसके बाद सुमन जी और वैदिक में बहुत बहस होती है, जिसके बाद वैदिक अपना फैसला सुनाते हुए कहता, ठीक है, अगर इसे खाना खाने का इतना ही शौक है न, तो ये आज से हम सभी के लिए खाना बनाएगी और हम सभी के खाने के बाद खाना खाएगी। वो चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर डिनर हो, और किचन का सारा काम भी खुद से ही करेगी। अगर किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश की तो इसके साथ साथ वो भी घर से बाहर फेंका जाएगा। लेकिन एक बात और, इसे टाइम टू टाइम सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। अगर ये टाइम से ज्यादा समय लेगी तो ये उस दिन खाना नहीं खाएगी। सिया इन सब बातों को सोचते हुए ही सब्जी काट ही रही थी कि तभी चाकू से उसकी उंगली कट जाती है और उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है, आह है, जिससे वो अपने सोच से बाहर आ जाती है। उसके बाद सिया अपनी कटी हुई उंगली को देखती है जिस पर एक गहरा सा कट लग गया था और वहां से ब्लड निकलने लगा था, जिससे उसे दर्द भी हो रहा था। सिया जल्दी से अपनी कटी हुई उंगली को अपने मुंह में डाल लेती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी उंगली को मुंह से बाहर निकालती है तो पाती है ब्लड अब नहीं निकल रहा था उसकी उंगली से, जिसे देखकर वो मुस्कुरा देती है और अपने मन में कहती, ये आइडिया तो काम कर गया। उसके बाद वो अपने दोनों हाथों को वॉश बेसिन के पास जाके धोती है, फिर अपने काम पर लग जाती है, इस बात से बेखबर कि कोई उससे दूर बैठा देख रहा था। जैसे ही उसको चोट लगी थी और उसके मुंह से आह की आवाज निकली थी, उसे देख रहे शख्स की जान निकल गई थी और अपने जगह पर खड़ा हो गया था डर की वजह से, लेकिन फिर उसे नॉर्मल देखकर वो शांत हो गया था। चैप्टर 8 हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, सिया की शादी वैदिक से कराकर। कुछ देर बाद सिया सारा डिनर तैयार कर लेती है। सिया एक नज़र डिनर पर डालती है, उसके बाद वो एक गहरी सांस लेती है। फिर सिया किचन से निकल कर डाइनिंग एरिया की ओर आके देखती है तो एक एक करके सब लोग डिनर करने के लिए आ रहे थे सिवाय वैदिक के। उन्हें देखकर सिया किचन में चली जाती है। उसके बाद एक एक कर सिया सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लाके रखती है। उसके बाद वो उन्हें सर्व करने लगती है। तभी सार्थक की आवाज आती है जो सुमन जी से कह रहा था, मॉम, वैदिक क्या आज भी डिनर करने नहीं आएगा? सुमन जी उसकी बातों को सुनकर अपनी आंखों से उसे घूरते हुए कहती है, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? जाके अपने भाई से पूछो ना, वो अब क्यों रात को हम लोगों के साथ डिनर नहीं करता है। पहले का तो समझ आता था कि उसे चोट लगी थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका तो फिर क्यों नहीं करता है आके डिनर हम लोगों के साथ। सुमन जी बात सुनकर सार्थक उन्हें देखते हुए कहता है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सिया, जल्दी से मुझे खाना दो। तो सार्थक के इस तरह से बात बोलते हुए देखकर हेड चेयर पर बैठे रघुवेंद्र जी उसे देखते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरा बड़ा बेटा अपने छोटे भाई से इतना डरता है कि वो उससे ये तक नहीं पूछ सकता है। इतना कह वो हंसने लगते हैं। उनकी बात सुनकर सार्थक कहता है, डैड, मैं किसी से नहीं डरता हूं, और रही उससे बात करने की तो आप सबको पता है उसने क्या किया है, इसलिए मैं उससे बात नहीं करता हूं। वो तो मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि कि सिया इस हाल में उसके लिए रोज खाना लेके उसके कमरे में जाएगी और वो बस खा लेगा। उसे तो खुद सिया के लिए खाना ले जाना चाहिए और सिया को आराम करना चाहिए। सार्थक जैसे जैसे अपनी बात कह रहा था उसके बातों से वैदिक के लिए साफ साफ गुस्सा झलक रहा था। सार्थक की बात सुनकर दिशा एक नज़र सिया को देखती है जो सबको डिनर सर्व करने के बाद एक साइड में अपना सर झुकाए हुए खड़ी थी। उसे देखकर दिशा सार्थक के हाथ पर अपना एक हाथ रखती है और उसे सिया के ओर देखने का इशारा करती है। सार्थक भी उसके इशारे को समझकर चुप हो जाता है और बात बदलते हुए कहता है, आज तो खाने की खुशबू तो और भी अच्छी आ रही है, लगता है आज खाना और भी अच्छा बना होगा। उसकी बात सुनकर दिशा कहती है, सार्थक, शायद आप भूल रहे कि रोज ये खाने की खुशबू बहुत अच्छी आती है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। उसकी बातों को सुनकर सार्थक मुंह बना लेता है और उसका ऐसा मुंह बना देखकर सब हंसने लगते हैं, साथ में अपना डिनर भी एंजॉय करने लगते हैं। सिया उन्हें डिनर करते हुए देखकर डाइनिंग टेबल के पास आती है और उस पर से एक प्लेट उठाकर उसमें वैदिक के लिए डिनर सर्व करती है। उसके बाद वो उस प्लेट को लेकर थर्ड फ्लोर पर जाने लगती हैं। उसे इस तरह जाता देखकर सुमन जी सिया को पीछे से देखते हुए रघुवेंद्र जी से कहती है, सुनिए। उनकी बात सुनकर डिनर कर रहे रघुवेंद्र जी के हाथ रुक जाते हैं और वो उन्हें देखते हुए कहते हैं, हाँ बोलिए। सुमन जी कहती है, हमें अब लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सिया की शादी वैदिक से कराकर अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसकी लाइफ खराब हो जाती, लेकिन अब हमें लगता है हमने उसकी शादी कराकर उसकी लाइफ खुद ही बर्बाद कर दी है।
पहले हमें लगता था वैदिक बस कुछ दिनों तक सिया से गुस्सा रहेंगे, बाद में वो उसे समझेंगे, उसकी मासूमियत को समझेंगे और उसे अपना लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। उनकी शादी को घिरे घिरे 8 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन वैदिक ने सिया को एक नज़र तक नहीं देखा और न ही उन्हें उसकी हालत पर तरस आती है, बल्कि वो सिया को जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इतना कहकर वो रोने लगती हैं। सुमन जी की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा फैल जाता है। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए रघुवेंद्र जी कहते हैं, हमें नहीं लगता है आपने सिया के साथ कुछ गलत किया है। अगर सिया के साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ वैदिक। अगर उन्होंने उस दिन वो गलती नहीं की होती तो आप उन्हें सिया से शादी करने के मजबूर नहीं करती। तो यहाँ पर आपकी गलती नहीं है सुमन जी, आपने तो सिर्फ वैदिक को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया था कि सिया अब उनकी जिम्मेदारी है। उसके बाद रघुवेंद्र जी कहते हैं, ठीक, अब आप पुरानी बातों को भूल जाए और खाने पर ध्यान दीजिए। देखिए कितना टेस्टी खाना हमारी बहू ने बनाया है। रघुवेंद्र जी की बात सुनकर सुमन जी अपने आंसू साफ करती हैं और फिर से डिनर करने लगती हैं। चैप्टर 9 तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी ओर थर्ड फ्लोर पर सिया रूम में आती है। उसने एक हाथ से खाने की प्लेट पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से अपने पेट को पकड़ा हुआ था। उसका पूरा फेस पसीने से तरबतर था, साथ ही उसके पैर भी कॉप रहे थे। उसकी नीली आंखें में आंसू किसी मोती के सामान चमक रहे थे। उसका फेस पर इस समय एक अनकहा सा दर्द और थकान साफ साफ झलक रहा था। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सिया अपने दर्द और थकान को एक साइड करते हुए खाने को टेबल पर रखती है। उसके बाद वो एक नज़र पूरे रूम में देखती है तो उसे वैदिक कहीं भी नजर नहीं आता है। सिया वैदिक को रूम में न पाकर उस रूम से निकलकर स्टडी रूम की ओर जाती है और उसके डोर पर नॉक करती है तो अंदर से एक रूह कपकपा देने वाली आवाज आती है, कमिंग। जिसे सुनकर सिया डोर को ओपन कर अंदर जाती है तो देखती है वैदिक अपनी चेयर पर बैठकर अपने सामने लगे टेबल के ऊपर रखे लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को लगातार चला रहा था। सिया वैदिक को काम करते हुए देखकर अपनी घबराई हुई आवाज में कहती है, वो हम आपके लिए खा खाना लाए हैं और आप खा खा लीजिए। वैदिक जो अपने काम में डूबा हुआ था, जिसने अभी तक एक नज़र सिया को देखा तक नहीं था, वो उसकी बात सुनकर उसे घूरकर देखता है, फिर अपनी कर्कश आवाज में कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है या तुम देखना नहीं चाहती हो कि मैं बिजी हूँ? वैदिक की बात सुनकर सिया डर से सहम जाती है और उसी तरह अटकते हुए कहती हैं, आई एम सॉरी। इतना कहकर वो स्टडी रूम से बाहर निकल जाती हैं। उसे इस तरह जाते हुए देखकर वैदिक उस दिशा में ही घूरने लगता है जिस ओर से सिया गई थी। फिर कुछ देर बाद वो अपने काम में लग जाता है। सिया स्टडी रूम से निकलकर डाइनिंग एरिया की ओर आती है तो देखती है सब लोगों ने डिनर कर लिया था और वहां से जा भी चुके थे। सिया टेबल के पास आती है और सबके झूठे बर्तनों को एक एक कर उठाकर किचन में लेके जाती है। उसके बाद वो उन्हें वॉश करके अच्छे से स्टैंड में रखती है। बर्तनों को वॉश करने के बाद सिया अपने लिए एक प्लेट में खाना निकालकर किचन के स्लैब पर रखती है। उसके बाद सिया बर्तनों को वॉश करके किचन को बहुत ही अच्छे से साफ करती है। सब कुछ साफ कर लेने के बाद सिया जैसे ही खाने का प्लेट उठाती है, उसे चक्कर आ जाता है और उसके हाथ से खाने की प्लेट छूटकर गिर जाती है, लेकिन सिया खुद को संभाल लेती है। सिया अपनी आंखें बंद करके वैसे ही खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे अब ठीक लग रहा था, लेकिन वो जैसे ही अपने सामने देखती है तो उसके मुंह से एक आह निकल जाती है और अपने मन में कहती है, अब हम क्या खाएंगे, खाना तो गिर गया। इतना कहकर वो रोने जैसा मुंह बना लेती है। सिया कुछ देर तक तो गिरे हुए खाने को घूर कर देखती है, फिर वो प्लेट को उठाती है और नीचे गिरे हुए खाने को भी उठाकर डस्टबिन में डालती है और एक बार फिर से प्लेट को वॉश करती है। उसके बाद किचन को साफ करती है जहां पर खाना गिरा हुआ था। सब कुछ साफ कर लेने के बाद सिया फ्रिज से एक बोतल पानी लेती है। उसके बाद बर्तन स्टैंड से एक ग्लास लेके किचन से निकल जाती है। सिया जैसे ही किचन से निकलती है तभी एक परछाई भी उसके पीछे जाते हुए नजर आती है, जो कब से छुपकर सिया को देख रही थी। सिया के किचन से जाने के बाद वो परछाई भी वहां से चली जाती है। चैप्टर 10 इतना घटिया खाना कौन बनाता है, जो खाना इंसानों को तो छोड़ो जानवरों के खाने के लायक भी ना हो।
सिया रूम के पास आके जैसे ही अपना हाथ उठाकर डोर ओपन करने को होती है तभी कोई उसके पीछे से डोर खोल देता है, जिसे देखकर वो हड़बड़ा जाती है और तुरंत ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अपने पीछे वैदिक दिखाता है, जिसने अपने एक हाथ में लैपटॉप लिया हुआ था और दूसरे हाथ से डोर ओपन किया था। वैदिक सिया को देखकर अपनी भारी आवाज में कहता है, क्या अब मैं तुम्हारे लिए इनविटेशन कार्ड लिख कर दूं तब तुम सामने से हटोगी? वैदिक की बात सुनकर सिया जल्दी से साइड हो जाती है, जिसे देखकर वैदिक रूम के अंदर चला जाता है। वैदिक के जाने के बाद सिया भी रूम में जाती है, तभी उसके कानों में वैदिक की आवाज आती है, ये खाना ठंडा हो गया है, जाओ इसे गर्म करके लाओ, मैं इसे नहीं खा सकता हूँ। वैदिक की बात सुनकर सिया एक नज़र उसे देखती है जो सोफे पर बैठा टेबल पर रखे खाने को देख रहा था बिना किसी भाव के। उसके बाद वो चुपचाप बोतल के पानी और ग्लास को रूम के कोने में एक छोटा सा टेबल रखा हुआ था वहां पर रखती है। उसके बाद वो वैदिक के पास आके खाने की प्लेट उठाकर रूम से निकल जाती है। सिया के जाने के बाद वैदिक फिर से अपना लैपटॉप खोलकर ईमेल चेक करने लगता है। आधे घंटे बाद रूम का दरवाजा खुलता है। उसकी आवाज सुनकर वैदिक उस ओर देखता है तो पाता है सिया पसीने से लथपथ और हांफते हुए अपने हाथों में खाना की प्लेट लिए उसकी ओर ही आ रही थी। सिया वैदिक के पास आकर खाने को टेबल पर रखती है और उसी तरह हांफते हुए कहती है, हाँ हाँ, हमने खाना गर्म कर दिया है, अब आप खा लीजिए। इतना कहकर वो अपनी सांसों को काबू करने लगती है। सिया की बात सुनकर वैदिक एक नज़र उसे देखता है, फिर वो अपने काम को करते हुए अपनी कर्कश आवाज में उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, अभी मैं खाली नहीं, मुझे बहुत से काम करने हैं, तुम एक काम करो, मुझे खिला दो। उसका ऑर्डर सुन सिया एक बार खुद की हालत को देखती है, क्योंकि अब उसके पैरों ने उसे जवाब दे दिया था। वो और कुछ देर तक नहीं खड़ी हो सकती थी, लेकिन वो वैदिक को मना भी नहीं कर सकती थी। इसलिए सिया चुपचाप से प्लेट अपने एक हाथ से उठाती है। उसके बाद वो एक बाइट वैदिक की ओर बढ़ाती है, जिसे वैदिक खा लेता है। वैदिक जैसे ही एक बाइट खाना खाता है वो अपना सर घुमाकर अपनी हेजल ग्रीन आंखों से सिया को देखते हुए अपने मन में कहता है, इसके हाथ का बना खाना कितना टेस्टी होता है, और जब ये उसे अपने हाथों से खिलाती है तो वो और भी टेस्टी हो जाता है। लेकिन उसके चेहरे को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नजर नहीं आ रहा था। वैदिक 4-5 बाइट जैसे ही खा लेता है, उसके बाद वो सिया को गुस्से से देखते हुए कहता है, ये तुमने आज क्या बनाया है? इतना घटिया खाना कौन बनाता है? जो खाना इंसानों को तो छोड़ो, जानवरों के खाने के लायक भी ना हो। वैदिक की गुस्से से भरी आवाज सुनकर सिया सहम जाती है और उसके नीली आंखों में आंसू आ जाते हैं जो किसी भी पल गिरने को तैयार थे। सिया कहती है, हाँ, हम अभी आपके लिए का कुछ और बना के लेके। सिया अपनी पूरी बात कहती कि तभी वैदिक अपनी जगह से उठकर खड़े होकर सिया को देखते हुए गुस्से से कहता है, कोई जरूरत नहीं है, अब मेरा मन नहीं है खाने का, समझी तुम? वैदिक की बात सुनकर सिया अपना सर हाँ में हिलाने लगती है। सिया को ऐसे देखकर वैदिक के होठ मुड़ जाते हैं एक सेकंड के लिए, लेकिन फिर वो उसे अपनी हेजल ग्रीन आंखों से घूरते हुए कहता है, अब जब तुमने इतना घटिया खाना बनाया ही खाने के लिए तो एक काम करो, अभी के अभी ये खाना तुम खाओ, ताकि तुम्हें भी पता चले कि ऐसा खाना सिर्फ जानवर ही खा सकते हैं। और याद रहे, पूरी प्लेट खाली हो जानी चाहिए 5 मिनट के अंदर। वैदिक की बात सुनकर और उसे खुद पर इस तरह चिल्लाते हुए देखकर सिया के आंखों में ठहरे आंसू उसके गालों पर गिरने लगते हैं। वैदिक सिया को देखता है जो अभी भी प्लेट पकड़कर खड़ी थी, उसने खाना शुरू नहीं किया था। उसे देखकर वैदिक को बहुत गुस्सा आता है, जिससे वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर कुछ देर बाद उसे खोलता है। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अपने गुस्से को काबू कर रहा हो। वैदिक कुछ देर बाद सिया से अपने दांत पिसते हुए कहता है, तुम्हारे पास अब सिर्फ 4 मिनट है, सोच लो तुम्हें क्या करना है, खाना खाना है या इस घर के बाहर जाना है। इतना कहकर वो फिर से सोफे पर बैठ जाता है और सिया को अपने आंखों के कोने से देखने लगता है। चैप्टर 11 मेरे बच्चे भी उसकी तरह पतले ही होंगे। सिया जैसी ही वैदिक की बात सुनती है कि अगर वो नहीं खाएगी तो वो उसे घर से निकाल देगा, तो वो उसी तरह वैदिक को देखते हुए अपनी सिसकती हुई आवाज में कहती है, ये बहुत ज्यादा है, हम इतना खाना नहीं खा सकते हैं। सिया की बात सुनकर वैदिक कहता है, आधा मिनट और बीत गए, सोच लो। वैदिक की बात सुनकर सिया खाना खाना स्टार्ट कर देती है। सिया जैसे ही फर्स्ट बाइट खाती है तो वो अपने मन कहती है, खाने का तो टेस्ट अच्छा है। फिर अपने खुद से सवाल करती है, तो फिर ऐसा क्यों कहा इन्होंने की?
खुद ही जवाब देती हुई कहती है, सबका टेस्ट एक जैसे थोड़ी ही न होता है, हो सकता है हमें अच्छा लगा हो, इन्हें नहीं पसंद आया हो। फिर खुद से एक और सवाल करते हुए कहती है, पर और सब लोगों ने भी तो कुछ नहीं कहा। उसका भी जवाब खुद ही देते हुए कहती, अरे सिया तू पागल है क्या, कोई क्या तुझसे कहता, तू तो रूम में आ गई थी और जब तक गई सब ने डिनर कर लिया था, तब कोई तुझसे क्या ही कहता। सिया इसी तरह खुद से ही बात करते हुए खा भी रही थी। अब सिया का बिल्कुल भी मत नहीं था खाने का, ऊपर से जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी तब से उसे कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। वो थोड़ा बहुत खा लेती थी, लेकिन उसे जो खाने का मन करता था वो भी सिया नहीं खा पाती थी, वैदिक के डर के वजह से। और अगर सुमन जी जब उससे पूछती भी तो वो सिर्फ उन्हें मना कर देती थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिस वजह से वैदिक उसे डांटे। सिया अपनी तरफ से बेस्ट करती थी, लेकिन वैदिक हर रोज उस पर चिल्लाता था। सिया बस उसे सुनकर रो लेती थी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती थी। उसकी गलती न होने पर भी वो मान लेती थी कि उसकी ही गलती होगी। सिया के हाथ खाते हुए रुक जाते हैं और वो अपनी सहमी हुई आंखों से वैदिक को देखते हुए अपनी हकलाती हुई आवाज में कहती है, अब हम और नहीं खा सकते हैं। वैदिक जो सिया को खाते हुए उससे तिरछी नजरों से देख रहा था, उसकी बात सुनकर वो अपने मन में कहता है, मुझे पता ही था तुम नहीं खा पाओगी, खाना खाती तो ऐसे ही पतली रहती किसी लकड़ी की तरह, खुद को देखो कैसी हो। फिर सिया को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, अगर ऐसे ही मेरे बच्चे भी पतले हुए तो। वैदिक के दिमाग में जैसे ही ये ख्याल आता है कि सिया खाना नहीं खाएगी तो मेरे बच्चे भी उसकी तरह पतले ही होंगे, तो उसके चेहरे पर शून्य भाव आ जाते हैं। वैदिक वही भाव लिए सिया को देखते हुए कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती है, जो तुम मुझे मना कर रही हो। सोच लो बस 1 मिनट और बचा है, नहीं तो डोर की तरफ इशारा करते हुए, डोर उस तरफ है, तुम जा सकती हो यहाँ से। इतना कह वो फिर से अपने काम में लग जाता है सिया को दिखाने के लिए, लेकिन उसकी नजरें सिया के ही ऊपर थी। वैदिक की बात सुनकर सिया फिर से खाना खाना स्टार्ट कर देती है। उसे फिर से खाते हुए देखकर वैदिक एक नज़र अपनी वॉच पर डालता है, उसके बाद वो सिया को देखते हुए कहता है, बेवकूफ बीबी, क्या इसे लगता है अभी 5 मिनट नहीं हुए हैं या फिर 5 मिनट 15 मिनट के बराबर होता है आजकल। वैदिक अपने मन में ये सब कुछ कह ही रहा होता है कि उसे सिया की रोती हुई आवाज अपने कानों में सुनाई देती है, हम अब नहीं खा सकते हैं, अगर हमने और खाया तो हमें वॉमिटिंग हो जाएगी। सिया की बात सुनकर वैदिक एक नज़र प्लेट में देखता है जिसमें थोड़ा सा ही खाना बचा हुआ था, उसके बाद सिया को देखता है जिसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। वैदिक बिना भाव के कहता है, अगर तुम नहीं खाओगी तो ये वेस्ट होगा, तुम्हें पता भी ये सब कुछ कितनी मेहनत करने के बाद आता है, न कि तुम्हारी तरह बैठे बैठे आता है। वैदिक की बात सुनकर सिया का रोना और भी तेज हो जाता है, लेकिन अब उसके मुंह से रोने की आवाज नहीं आ रही थी, बस उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसे रोते हुए देखकर वैदिक गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है, उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है, इसे मुझे खिलाओ, फोकट का नहीं है खाना जो तुम फेंक दोगी। सिया वैदिक की तेज आवाज सुनकर कौंप जाती है। सिया वैदिक की ओर अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए कुछ कहती है, ये हमारा जूठा है, लेकिन उसकी आवाज इतनी स्लो थी कि जिसे सिर्फ वही सुन सकती थी। चैप्टर 12 गिरी हुई लड़की। वैदिक सिया को खुद में खोया हुआ देखकर अपने दांत पिसते हुए फिर से कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है या फिर तुम बहरी हो गई हो जो मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है। वैदिक की बात सुनकर सिया बिना कुछ बोले जल्दी से खाने का कौर वैदिक के मुंह के पास कर देती है, जिसे देखकर इस बार बिना कुछ बोले ही वैदिक खा लेता है। ऐसे ही सिया वैदिक को पूरा खाना खिला देती, उसके बाद वो उसे पानी पिलाकर उसका मुंह साफ करती है। सिया प्लेट को टेबल पर रखकर वॉशरूम में जाती है, अपना फेस और हाथ साफ करके बाहर आती है, उसके बाद वो वैदिक को देखती है जो अपना काम करने में लगा हुआ था। उसे देखकर सिया उसके पास आती है और अपनी सहमी हुई आवाज में कहती है, वो कल हॉस्पिटल जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए। उसकी बात सुनकर वैदिक बिना भाव के कहता है, तो मैं क्या करूं। वैदिक की बात सुनकर सिया आगे कहती है, वो हमें कुछ पैसे चाहिए थे। सिया अपनी बात पूरी कर पाती तभी उसे वैदिक की आवाज आती है, क्या मैंने पैसे का पेड़ लगाया हुआ है कि कोई भी तुम्हारी तरह मुंह उठाकर आए मुझसे मांगे और मैं दे दूं।
वैदिक की बात सुनकर सिया को अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस होता है और उसकी नीली आंखों में फिर से आंसू भर जाते हैं और वो अपना सर झुका के खड़ी हो जाती है। उसे खड़े देखकर वैदिक उसे घूरते हुए कहता है, अब खड़ी क्यों हो, जाओ यहाँ से और ये टेबल पर रखे प्लेट की ओर इशारा करते हुए लेके जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है ना कि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक आखिरी बात, आज तक जैसे गई हो वैसे ही चली जाओ, लेकिन मैं तुम जैसी गिरी हुई लड़की को एक पैसा भी नहीं दूंगा। वैदिक की बात सुनकर सिया को अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हो रहा था। सिया बिना कुछ बोले टेबल पर से प्लेट उठाकर रूम से निकल जाती है। कुछ वक्त बाद सिया किचन में आती है, प्लेट को वॉश करके फिर से सीढ़ियों के पास आती। वो जैसे ही अपना पहला कदम सीढ़ी पर रखती है उसे ऐसा लगता है कि वो अब किसी भी पल गिर जाएगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा कि अब उसके शरीर में जान ही न बची हो कि वो अपने रूम में जाए, इसलिए सिया उस सीढ़ी पर ही धीरे से रेलिंग का सहारा लेते हुए बैठ जाती है और खुद की हालत देखकर रोने लगती है। सिया के आंखों में थमा आंसू अब गिरने लगता है। उसके दिमाग में वैदिक की बातें किसी रील की तरह चलने लगती हैं और उन बातों को सोचते हुए सिया खुद से कहती है, आपने कितनी आसानी से कह दिया, हम पहले जैसे गई वैसे ही चली जाऊं, कैसे चले जाए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं, जो था सब खत्म कर दिया आपने, कुछ भी नहीं है अब हमारे पास। हम हर रोज घुट घुट कर जीते हैं, हम हर रोज एक मौत मर रहे हैं अंदर ही अंदर। अब तो हमारी जीने की भी इच्छा मर गई है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप है वैदिक। आपने जब से हमारी लाइफ में दस्तक दी है तब से आज तक हमें आंसू के सिवा आपसे कुछ भी नहीं मिला और न ही हमने कुछ चाहा आपसे कि आप हमें दे। हमने अपनी लाइफ में पहली बार आपसे कुछ कहा था, आपको अगर नहीं देना था तो आप मना कर देते, पर आपने तो हमें ही गिरी हुई लड़की बना दिया। इतना कहकर वो बिलखते हुए रोने लगती है और पास्ट के बारे में सोचने लगती है, कैसे वो पहले खुश रहती थी, उसके बाद उसकी लाइफ धीरे धीरे खराब होती गई। सिया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। सिया के माता पिता का एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके बड़े पापा और बड़ी माँ ने घर से निकाल दिया। उनकी मौत के बाद सिया अकेली रहने लगी थी और खुद की जरूरतों को पूरा करने के एक होटल में जॉब करने लगती है। इसी बीच उसकी मुलाकात सुमन जी हुई थी। सुमन जी को सिया एक नज़र में ही पसंद आ गई थी और वो उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। सुमन जी और सिया हर रोज शाम को मिलती बातें करती थी। ऐसे ही सिया अपने गमों को भूलकर आगे बढ़ने लगती है और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने लगती है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में वैदिक की दस्तक होती है, जिसके बाद उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। चैप्टर 13, आप हमें सच में अपनी मां मानती हैं। सुमन जी और सिया बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी, तभी सुमन जी सिया से कहती हैं, सिया हम चाहते हैं आप अपने काम पर न जाके हमारे साथ हमारे घर चले, क्योंकि कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। तो हमारे बेटे ने पार्टी रखी है, तो आप भी उस पार्टी में आए और हम ना नहीं सुनना चाहते हैं। अगर आप हमें सच में अपनी मां मानती हैं तो आप ना नहीं करेगी, अगर बस कहने के लिए मानती हैं तो आज से आप हमें ममत कहिएगा। सिया सुमन जी की बात सुनकर उन्हें तो पहले अपनी नीली आंखों से घूर कर देखती है, उसके बाद कहती है, हम आपको कहने के लिए मां नहीं कहते हैं, हम सच में आपको अपनी मां मानते। इतना कह वो अपना मुंह फूला कर उन्हें देखने लगती है। सिया का फूला हुआ मुंह देखकर सुमन जी मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अब से हम कुछ नहीं कहेंगे। उनकी बात सुनकर सिया मुस्कुरा देती है। उसके बाद सिया उन्हें देखते हुए कहती है, ठीक है, हम कल आएंगे पार्टी में। सिया का हाँ सुनकर सुमन जी खुश हो जाती और कहती हैं, ठीक है, अब हम चलते हैं और आप कल तैयार रहिएगा, हम अपने ड्राइवर को भेज देंगे आपको लेने के लिए। इतना कहकर वो सिया के माथे को चूमकर वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद सिया भी अपने घर की ओर चल देती है, जिसे उसने अपनी मेहनत से अपने रहने के लिए खरीदा था। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत ही छोटा सा था, जिसमें एक बेडरूम और एक छोटा सा रूम था, एक किचन, एक स्टोर रूम, छठा से हाल था। उसके घर के पास कई ऐसे ही छोटे छोटे घर थे, जिन्हें देखकर साफ पता चलता था कि यहाँ पर मिडिल क्लास लोग रहते थे। अगला दिन सिया तैयार होकर अपने घर के बाहर आती है तो सामने देखती है तो पाती है सुमन जी ने जैसा उससे कहा था कि वो उसे लेने के लिए ड्राइवर भेजेंगी, तो उन्होंने वैसा ही किया था। उसके घर के बाहर एक कार खड़ी थी और उसका ड्राइवर बाहर खड़ा था। उस ड्राइवर को देखकर सिया पहचान जाती, क्योंकि ये वही था जो सुमन जी को हमेशा सिया से मिलाने के लिए लेके आता था। उसे देखकर सिया मुस्कुराते हुए कहती है, अरे रामू अंकल, आप बाहर ही क्यों खड़े थे, आपको अंदर आना चाहिए था ना।
रामू अंकल सिया की बात सुनकर कहते हैं, अरे बेटा हम अभी आए हैं, अब चलिए जल्दी से, आपका इंतजार बड़ी मैडम कर रही है। इतना कहकर रामू अंकल सिया के लिए कार का गेट खोलते हैं, जिसके बाद सिया बैठ जाती। कुछ देर बाद वो कार आके खुराना मैंशन के बाहर रुकती है। सिया उस बड़े से मैंशन को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती है, क्योंकि उसने पहली बार इतना बड़ा मैंशन देखा था। सिया चारों ओर देखते हुए मैंशन के अंदर आती है तो वो और भी हैरान हो जाती है। मैंशन के अंदर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और जाने माने एक्टर और मॉडल्स सभी मौजूद थे, जिन्हें सिया ने केवल मैगजीन में देखा था। इतने बड़े बड़े लोगों को देखकर सिया घबरा जाती है और वो अपने मन में कहती है, अब इतने लोगों के बीच हम माँ को कैसे खोजे, न जाने वो कहाँ होंगी। सिया अभी अपने मन में ये सोच ही रही थी कि तभी कोई उसे पीछे से आवाज देता है। सिया जब पीछे देखती है तो सुमन जी को पाती है। सुमन जी को देखकर सिया जल्दी से उन्हें गले लगाते हुए कहती है, आपको पता है हम डर गए थे इतने लोगों को देख, और हम सोच रहे थे हम आपको इतनी भीड़ में कैसे खोजेंगे। सिया की बात सुनकर सुमन जी मुस्कुरा देती है और कहती, आप क्यों डर रही है, और हमें पता था हमारी बेटी हमें कैसे खोजेगी, वो तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं है, इसलिए हम खुद ही आपके पास आ गए। अब आप चलिए हमारे साथ, हम आपको किसी से मिलवाते हैं। इतना कहकर सुमन जी सिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेके जाने लगती हैं। कुछ देर बाद सुमन जी सिया को एक और लेके आती हैं, जहां पर कुछ लोग खड़े होकर आपस में बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे। सुमन जी उनकी बातों को रोकते हुए कहती हैं, अब आप सब हमारी ओर देखिए, हम आप सबको किसी से मिलवाने लाए हैं। सुमन जी की बात सुनकर वो लोग उन्हें देखने लगते हैं। चैप्टर 14 ड्रिंक कर रहा था। सिया जब उन लोगों को देखती है तो उसमें से उसे बस एक चेहरा याद था जिससे वो पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन उसके सामने खड़े दो चेहरे अनजान थे जिसे वो नहीं जानती थी। सुमन जी सबको अपनी ओर देखते हुए सिया के ओर इशारा करते हुए कहती है, आप लोग इससे मिलाए, ये मेरी बेटी सिया है जिससे मिलने हम रोज जाते हैं। उनकी बात सुनकर वो सभी लोग सिया को देखकर मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद सुमन जी सिया को उन सभी लोगों से एक एक कर मिलवाते हुए कहती हैं, सिया बेटे ये मेरे हस्बैंड हैं। सुमन जी की बात सुनकर सिया सामने देखती है तो पाती है एक मिडिल एज आदमी जो कि रघुवेंद्र जी थे, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहे थे। सिया उन्हें देखकर जल्दी से झुककर उनके पैर छू लेती है। रघुवेंद्र जी सिया को अपना पैर छूता हुआ देखकर जल्दी से सिया को पकड़कर कहते हैं, बेटियां पैर नहीं छुआ करती हैं। इतना कह वो सिया को गले लगा लेते हैं। फिर सुमन जी एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो किसी भी मॉडल को टक्कर दे सकती थी और दिखने में 30 साल का लगता ही नहीं था। यह मेरा बड़ा बेटा सार्थक है। सुमन जी की बात सुनकर सार्थक अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाँ सिया। सिया सार्थक के हाथ को देखकर हिचकिचाते हुए अपना हाथ उठाकर उससे मिला लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो भाई। सिया के मुंह से भाई सुनकर सार्थक इमोशनली होते हुए कहता है, एक बार फिर से कहना जो मुझे कहा। सार्थक की बात सुनकर सिया घबराते हुए अपनी डरी हुई आवाज में कहती है, हेलो भाई। फिर से उसके मुंह से भाई सुनकर सार्थक सिया को वैसे ही देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूं, मुझे एक बहन मिल गई जो मुझे भाई कहकर बुलाएगी। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगता है। सुमन जी एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहती है, सिया ये है सार्थक की पत्नी दिशा और हमारी बहू कम बेटी ज्यादा, लेकिन आप तो इनसे पहले भी मिल चुकी है। सुमन जी की बात सुनकर सिया मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके बाद सिया दिशा की ओर देखते हुए कहती है, आप कैसी है दी। सिया की बात सुनकर दिशा मुस्कुराते हुए कहती है, हम ठीक है, आप बताएं आप कैसी है सिया। दिशा की बात सुनकर सिया भी मुस्कुराते हुए कहती, हम भी अच्छे हैं दी। सार्थक उनकी बातों के बीच में बोलते हुए कहता है, एक मिनट ये तुम्हारी दी। दिशा की ओर इशारा करते हुए कहता है, नहीं हो सकती है और न ही तुम अब से दी कहकर बुला सकती हो दिशा को। सार्थक की बात सुनकर सब लोग उसे घूरकर देखने लगते हैं। सिया भी उसकी बात सुनकर डर जाती है और उसी तरह सार्थक को देखते हुए कहती है, हमने कुछ गलत कह दिया है क्या। सिया की बात सुनकर सार्थक उसे घूरते हुए कहता है, हाँ तुमने बहुत ही ज्यादा गलत कह दिया है।
उसकी बात सुनकर सिया डर कर अपने पास खड़ी सुमन जी का हाथ पकड़ लेती है और अपना सर झुकाकर जैसे ही कुछ कहने को होती है उससे पहले ही उससे सार्थक की आवाज आती है जो कह रहा था, तुम अगर दिशा को दी कहोगी तो उस हिसाब से मैं तुम्हारा जीजू हुआ न, लेकिन तुमने अभी ही मुझे भाई कहा है तो उस हिसाब से दिशा तुम्हारी भाभी हुई न। मैं आज ही अपनी बहन से मिला हूँ और मैं आज ही उसे नहीं खोना चाहता हूँ। इतना कह वो अपनी रोने जैसी शकल बना लेता है। सार्थक की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। सिया उसका रोने जैसा चेहरा देखकर हंसते हुए कहती है, ठीक है भाई, अब से ये हमारी भाभी हुई और अब हम जब भी इनसे मिलेंगे तो भाभी ही कहेंगे। सिया की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। कुछ देर वो लोग आपस में ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए बात करने लगते हैं और सिया भी अब कंफर्टेबल हो गई थी। कुछ देर बाद सुमन जी और रघुवेंद्र जी साथ में केक कट करते हैं। उनके केक काटते ही सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, जिसके बाद सुमन जी केक का टुकड़ा उठाकर रघुवेंद्र जी की ओर बढ़ा देती है, लेकिन रघुवेंद्र केक को सुमन जी की बढ़ाकर उन्हें खाने का इशारा करते हैं। उनका इशारा समझकर सुमन जी थोड़ा सा खा लेती है। उसके बाद रघुवेंद्र जी उस केक को खा लेते हैं। फिर रघुवेंद्र जी अपनी बुलंद आवाज में सबको पार्टी एंजॉय करने को बोलते हैं। उसके बाद सुमन जी सबको बारी बारी से केक खिलाती हैं। तभी सुमन जी सार्थक को केक खिलाते हुए ही सार्थक से सवाल करती हैं, वैदिक कहाँ है? वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या वो आज भी पार्टी में नहीं आएंगे हमेशा की तरह? सुमन जी की बात सुनकर सार्थक उन्हें जवाब देते हुए कहता है, नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, वो आज आया है। कुछ बिजनेसमैन उससे बातें करने के लिए उसके पास आ गए थे, इसलिए आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद सामने की ओर देखते हुए जहां पर लोग ड्रिंक कर रहे थे वहां देखते हुए अपने मन में कहता है, अभी यहीं पर तो खड़े होकर ड्रिंक कर रहा था, अब कहाँ गया ये लड़का? उसके बाद सुमन जी से कहता है, मॉम आप रुकिए, मैं वैदिक को बुला कर लाता हूँ। सार्थक की बात सुनकर सुमन जी अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके बाद सार्थक वैदिक को बुलाने चला जाता है। उसके जाने के बाद सुमन जी केक का एक टुकड़ा उठाकर सिया को जैसे ही खिलाने जाती है वैसे ही उन्हें पीछे से एक धक्का लगता है, जिससे केक सिया के कपड़े पर गिर जाता है। चैप्टर 15 अंदर से लॉक कर दिया है। सुमन जी सिया के ऊपर गिरे केक को देखकर सिया से माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी सिया बेटा, वो हमें पीछे से किसी ने पुश कर दिया गलती से लगता है, इसलिए हमारा बैलेंस बिगड़ गया और ये केक हम आपको खिलाने के लिए आपकी ओर आ रहे थे लेकिन ये आपके ऊपर ही गिर गया। इतना कहकर सुमन जी सिया को गिल्टी फेस के साथ देखने लगती हैं। सिया सुमन जी को खुद से माफी मांगता हुआ देखकर कहती है, कोई बात नहीं माँ, गलती से हुआ है, आप माफी मत मांगिए और आप अपना फेस ऐसे मत बनाए, ऐसा लगता है जैसे आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। केक ही तो गिरा है, इसे हम साफ कर लेंगे, बस आप हमें वॉशरूम बता दीजिए कहाँ पर है, हम यूं गए और यूं आए इसे साफ करके। सिया की बात सुनकर सुमन जी कहती हैं, सिया बेटा, हमने गुनाह तो नहीं किया है लेकिन हमने आपकी पूरी ड्रेस ही खराब कर दी और आपने वाइट ड्रेस पहनी भी हुई है, आप इसे साफ भी कर देंगी भी तो केक का दाग रह ही जाएगा ना। सुमन जी की बात सुनकर सिया कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ, हम इसे साफ कर देंगे, वैसे भी अब धीरे धीरे पार्टी खत्म भी होने वाली है और हम कोई बड़े सेलिब्रिटी या जानी माने हस्ती तो है नहीं जो सब हम पे इतना ध्यान देंगे। इतना कहकर सिया मुस्कुरा देती है और उनसे वॉशरूम जाने के लिए रास्ता पूछती है। सिया की बात सुनकर सुमन जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, सिया बेटा, सामने की ओर इशारा करते हुए तुम यहाँ से सीधे वहां तक जाओ, उसके बाद लेफ्ट साइड जाना तो पहले ही एक रूम होगा, वो गेस्ट रूम है, तुम उस रूम में जाओ, तब तक हम दिशा से कहकर एक ड्रेस तुम्हारे लिए रूम में भेजवाते हैं, तुम चेंज कर लेना। सुमन जी की बात सुनकर सिया उनसे कहती है, माँ इसकी क्या जरूरत है, हम इसे साफ कर लेते हैं, आप भाभी को क्यों परेशान कर रही है? सिया अपनी बात पूरी कर पाती कि उससे पहले ही सुमन जी उसे आंख दिखाते हुए कहती है, हम कुछ नहीं जानते हैं, और सिया को आगे की ओर पुश करते हुए कहती है, अब आप जल्दी से जाए और हम भी दिशा को भेजते हैं। सुमन जी को इस तरह से देखकर सिया मुस्कुराते हुए उनके बताए हुए रास्ते से गेस्ट रूम में आ जाती है और दिशा का वेट करने लगती है। अभी कुछ देर ही हुए थे कि तब तक दिशा भी अपने हाथों में एक ड्रेस लिए गेस्ट रूम में आ जाती है। दिशा सिया के पास आते हुए कहती है, सिया ये माँ ने आपको देने के लिए कहा है, उन्होंने कहा कि आपकी ड्रेस खराब हो गई है, आप इसे पहन लीजिए, अभी तक ये हमने नहीं पहना है और ये आपको फिट भी हो जाएगा, इसलिए हम ये गाउन आपके लिए लाए हैं। इतना कहकर दिशा सिया की ओर अपने साथ लाइट ब्लू कलर का गाउन सिया की ओर बढ़ा देती है।
सिया अपना हाथ बढ़ाकर दिशा से वो गाउन ले लेती है, बदले में उसे एक स्माइल पास करते हुए कहती है थैंक यू भाभी। सिया की बात सुनकर दिशा मुस्कुराते हुए कहती है भाभी भी कह रही हो और थैंक्स भी, अच्छा ये सब छोड़ो, अब जल्दी से चेंज करके बाहर आओ, फिर साथ में सभी लोग खाना खाते हैं। इतना कहकर दिशा मुस्कुराते हुए गेस्ट रूम में से चली जाती है। दिशा के जाने के बाद सिया जल्दी से आगे बढ़कर रूम का डोर बंद करती है। उसके बाद दिशा का लाया हुआ गाउन खोलकर देखती है जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। सिया उस गाउन को लेके वॉशरूम की ओर बढ़ती है। सिया वॉशरूम का डोर ओपन करती है तो वो ओपन नहीं होता है। सिया 3 से 4 बार कोशिश करती है और डोर को भी अंदर की ओर धक्का देती है डोर खोलने के लिए, लेकिन फिर भी बाथरूम का डोर ओपन नहीं होता है। जिसे देखकर सिया खुद से कहती है लगता है ये लॉक हो गया है, अब हम कैसे चेंज करें। फिर कुछ पल इधर उधर देखती, उसके बाद खुद से कहती है एक काम करते हैं, हम रूम में ही चेंज कर लेते हैं, वैसे भी कौन रूम में आ ही सकता है, हमने डोर बंद करके अंदर से लॉक कर दिया है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं फिर चेंज करते हैं। इतना कहकर सिया एक बार डोर को अच्छे से चेक करती है। उसके बाद वो उस गाउन को बेड पर रखती है और अपनी पहनी हुई ड्रेस निकालने लगती है। इस बात से अनजान कि कोई शख्स और भी उस रूम में मौजूद है जो बाथरूम के डोर पर खड़ा होकर सिया को अपनी नशीली आंखों से देख रहा था। चैप्टर 16 व्हाट अ ब्यूटी। सिया से पहले ही उस रूम वो शख्स आके बात ले रहा था। उस शख्स ने इस समय केवल अपनी कमर पर टॉवल बांध रखा था, उसके बाद वो पूरा नेक था, उसके बालों से पानी गिर रहा था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अभी बात लेकर आया है। जब सिया डोर ओपन करने की कोशिश कर रही थी उस वक्त वो शख्स अंदर ही था और शॉवर ले रहा था। उसकी हालत इस समय कुछ ठीक नहीं लग रही थी, उसकी आंखें पूरी लाल नजर आ रही थी और वो उन्हीं नजरों से सिया को देख रहा था। सिया की पीठ इस समय उस शख्स की ओर थी जो इस समय अपने गाउन को निकाल चुकी थी। सिया इस समय सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में थी जिससे उसकी पूरी बॉडी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी दूध जैसी गोरी स्किन जो किसी को भी दीवाना अपना दीवाना बना दे। उस शख्स ने जैसे ही सिया को इस हाल में देखा उसकी बॉडी में फिर से कुछ होने लगता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो मेरे ही घर आके मुझे ही टारगेट करे। इतना कहकर वो शख्स अपनी आंखें खोलकर सिया को देखता है। उसके बाद वो अपने कदम सिया की ओर बढ़ाते हुए बुदबुदाता है तुम जो कोई भी हो तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था, मैंने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था, लेकिन तुमने यहाँ आके गलती की है तो अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। सिया जैसे ही उस गाउन को बेड से उठाकर अपने हाथ में लेती है तभी कोई पीछे से उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। अचानक किसी के ऐसा करने से सिया डर जाती है और इसी के साथ उसके हाथों से गाउन छूटकर जमीन पर गिर जाता है। सिया जैसे ही कुछ बोलने जाती है तभी किसी के होठों को अपने कंधे पर चलते हुए महसूस करती है, जिसे महसूस कर वो कौंप जाती है। सिया लेकिन जल्दी से होश में आती है और अपने पीछे खड़े शख्स से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे खुद को छुड़ा नहीं पाती है और उसके बाद सिया अपनी घराबी हुई आवाज में कहती है तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, कोई है प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प मी। इतना कहकर सिया रोते हुए उससे खुद को छुड़ाने लगती है। वही वो शख्स सिया को इस तरह चिल्लाते हुए और खुद से दूर जाते हुए देखकर उसे जल्दी से बेड पर धक्का देता है और उसके ऊपर आ जाता है। इस समय सिया पीठ के बल बेड पर लेटी हुई थी और वो शख्स सिया के ऊपर उसे जकड़े हुए लेटा था। उसने अपने दोनों हाथों से सिया दोनों हाथों को पकड़ रखा था और वो सिया को अपनी हेजल ग्रीन आंखों में मदहोशी लिए देख रहा था। वो शख्स जैसे ही सिया के फेस को देखता है तो पाता है सिया की नीली आंखें जो इस समय डर से सहमी हुई थी और उसका मासूम सा खूबसूरत चेहरा, जिसे देखकर उस शख्स के मुंह से बस कुछ शब्द निकलते हैं, व्हाट अ ब्यूटी। उसके बाद वो बिना देरी किए अपने हाथों को सिया के मुलायम होठों से जोड़ लेता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। सिया उस शख्स के ऐसे किस करने से रोने लगती है और उससे खुद को छुड़ाने लगती है, लेकिन बढ़ते समय के साथ वो शख्स और भी वाइल्ड होकर उसे किस करने लगता है, जिससे सिया की रोने की आवाज उसके मुंह में ही दब जाती है। वो शख्स जब सिया को होठों पर किस करता है तो उसे सिया के होठ किसी स्ट्रॉबेरी की तरह लगते हैं और वो उसके होठों को चूमते हुए बाइट भी करने लगता है। इसी के साथ उसका एक हाथ सिया की पूरी बॉडी पर चलने लगते हैं, जिससे सिया सिहर उठती है और खुद को छुड़ाने की फिर से कोशिश करते हुए अपने एक हाथ से उस शख्स के सीने पर मारने लगती है।
सिया के ऐसे करने से वो शख्स सिया से थोड़ा दूर होता है। उसके बाद सिया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर बेड प्रेस करता है और उसे फिर से किस करने लगता है। लेकिन इस बार सिया अपने हाथों को आपस में कसकर जोड़ लेती है, जिससे वो शख्स सिया को अच्छे से किस नहीं कर पा रहा था। सिया के ऐसे करने पर वो शख्स सिया के कमर पर जोर से पिंच करता है, जिससे सिया के मुंह से आह निकल जाती है और इसी का फायदा उठाकर वो शख्स सिया के मुंह में अपनी जीभ को एंटर करता है और उसी तरह से उसे फ्रेंच किस करने लगता है। चैप्टर 17 क्या तुम अब तक। सिया को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो वो शख्स सिया के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है और उसी के साथ अपने एक हाथ को सिया के पूरी बॉडी पर चलाने लगता है। वो शख्स सिया के नेक कॉलर बोन पर किस और बाइट करने लगता है। उसके ऐसे करने से सिया और भी ज्यादा रोने लगती है और उससे खुद को छोड़ देने के लिए कहने लगती है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो शख्स सिया की एक नहीं सुनता है और उसी तरह सिया को किस करने लगता है। वो शख्स जैसे ही नीचे बढ़ता है तो उसे सिया की इनर वे परेशान करने लगती है, जिसे वो एक झटके में सिया की बॉडी से दूर कर देता है। उसके ऐसा करते ही सिया जोर से चीखती है नहीं, लेकिन उस शख्स को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उल्टा वो सिया को खौफनाक देखकर और भी ज्यादा पागल हो जाता है और वो उसे अपनी लस्टफुल आंखों से देखने लगता है और अपने एक हाथ से सिया के उभारों को छूने लगता है। उसके इस तरह करने से सिया को अजीब लगने लगता है, उसे अपनी बॉडी में एक सनसनाहट सा महसूस होने लगता है। वही वो शख्स बिना वक्त गवाए सिया के उभारों पर किस करने लगता है। उसके होठ जैसे ही सिया के उभारों को छूते हैं उसे अपनी बॉडी में एक अजीब सा एहसास होता है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो शख्स किसी नशे में हो और उसे इसका एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो इस समय क्या कर रहा है। वो शख्स सिया को ऐसे ही किस और बाइट करते हुए नीचे की ओर जाने लगता है और सिया के नाभि पर किस करते हुए सिया के बचे हुए भी कपड़े निकल देता है। उसके ऐसा करने से सिया और भी ज्यादा तेज रोने और चिल्लाने लगती है और उस शख्स से खुद छोड़ देने के लिए भीख मांगने लगती है। लेकिन उस शख्स को जैसे सिया की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। वो शख्स जैसे ही सिया की पूरी बॉडी देखता है तो वो और भी वो पागल हो जाता है, जैसे वो अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो चुका था और बिना वक्त गवाए जल्दी से अपने कमर पर बंधी हुई टॉवल को निकालकर फर्श पर फेंक देता है, जहां पर पहले से ही सिया के अंडरगारमेंट्स पड़े हुए थे। उसके बाद वो शख्स सिया को अपनी हेजल ग्रीन आंखों से ऊपर से नीचे तक देखता है। उसे देखकर वो शख्स सिया के कान के पास फुसफुसाते हुए अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। आई वॉन्ट यू। इतना कहकर वो बेड पर पड़ी चादर को अपने और सिया के ऊपर डालकर कवर करता है और उसी के साथ सिया की एक तेज चीख पूरे रूम में गूंजती है। आह! क्योंकि वो शख्स इसी के साथ सिया के अंदर इंटर कर चुका था, जिससे सिया की एक तेज चीख दर्द की वजह से गुज उठती है उस रूम में और वो और भी ज्यादा रोने लगती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे जो उसके आंखों के कोने से गिरते हुए उसके बालों में गुम हो जा रहे थे। वही वो शख्स सिया के इस तरह चिल्लाने से रुक जाता है और वो झुककर नीचे की ओर देखते हैं जहां पर बल्ब नजर आ रहा था। उसके बाद वो शख्स सिया के चेहरे को देखता है जिस पर दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। उसके फेस को देखते हुए वो शख्स कहता है, क्या तुम अब तक वजन थी? इतना कहकर वो मुस्कुरा देता है और उसी तरह से कहता है, लेकिन अब से तुम सिर्फ मेरी हो। इसी के साथ वो फिर से सिया के होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लेता है और सिया के साथ वो सब करने लगता है। सिया उसके ऐसे करने से छटपटाने लगती है और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो शख्स और भी ज्यादा वक्त के साथ वाइल्ड हो जाता है। उस शख्स की वाइल्डनेस सिया नहीं सह पाती है और बेहोश हो जाती है, लेकिन फिर भी वो शख्स सिया से दूर नहीं होता है बल्कि और भी तेजी से उसके साथ वो सब करने लगता है। इस समय रूम में बस उसके तेज चलती सांसों की ही आवाज गूंज रही थी। ये आवाजें लगभग 5 घंटे तक ऐसे ही गूंजती हैं उस रूम में। वो शख्स तब तक सिया के साथ वो सब करता है जब तक वो सेटिफाइड नहीं हो जाता है। जब वो सेटिफाइड हो जाता है तब सिया के ऊपर से उठता है और उसके होठों पर एक लाइट किस करते हुए कहता है, अब से तुम सिर्फ मेरी हो। इसी के साथ वो सिया को अपने बाहों में भरकर खुद को और सिया को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। चैप्टर 18 उसने हमारे साथ जबरदस्ती की। अब तक रात के 9 बज गए थे और पार्टी भी खत्म हो गई थी। सारे गेस्ट भी जा चुके थे, बस घर के ही लोग हाल में थे।
सुमन जी दिशा से कहती हैं हम कल जब सिया से मिलने जाएंगे तो उन्हें बताएंगे, वो हमें बिना बताए कैसे जा सकती है। पार्टी से हमने उन्हें चेंज कर को आने के लिए कहा था लेकिन वो हमसे बिना मिले ही चली गई। उसके बाद सुमन जी सार्थक की ओर देखते हुए अपने दांत पिसते हुए कहती हैं, वैसे सार्थक तुमने बताया नहीं, वैदिक कहाँ रह गया? तुमने तो कहा था वो पार्टी में आया था लेकिन अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सुमन जी की बात सुनकर सार्थक अपने मन में कहता है, आया तो था मॉम, लेकिन आपका लाडला कहाँ गायब हो गया मुझे भी नहीं पता है। उसके बाद वो अपनी सोच से बाहर आते हुए कहता है, मॉम मैं सच कह रहा हूँ, वो आया था, मैंने खुद देखा था। और आपको तो पता ही है आपके लाडले को ये सब पसंद नहीं, वो लोगों से दूर ही रहना पसंद करता है, इसलिए अपने रूम में चला गया होगा। इतना कहकर वो सुमन जी को देखने लगता है जो उसकी बात सुनकर उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। उधर गेस्ट रूम में सिया अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने शरीर में बहुत ही तेज दर्द महसूस होता है जिससे उसकी सिसकी निकल जाती है। उसके बाद वो अपने ऊपर से चादर हटाकर खुद की हालत देखती है तो उसकी बॉडी पर जगह जगह काटने के निशान थे जो नीले रंग के हो चुके थे, तो कुछ में से अभी भी खून रिस रहा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, उसके होंठ भी कट गए थे। सिया अपनी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसी के साथ अपने पास लेटे इंसान को देखती है। उसे देखकर वही मंजर उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं जिसे महसूस कर वो कांपने लगती है और वो बेड से उठने लगती है, लेकिन वो दर्द की वजह से उठ नहीं पाती है, उल्टा बेड से नीचे गिर जाती है। खुद को इस हालत में देखकर सिया फिर से रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वो शख्स उठ न जाए इसलिए वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। सिया हिम्मत करके फर्श से अपने वही गंदे कपड़े को उठाकर पहन लेती है। वो अब यहाँ से भाग जाना चाहती थी, यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। सिया अपने कपड़े को पहनकर अपनी जगह से जैसे ही आगे जाने को कदम बढ़ाती है उससे फिर से एक तेज दर्द अपने लोअर बॉडी में होता, जिसे महसूस कर सिया फिर से रोने लगती है और वो बहुत ही मुश्किल से उस रूम से निकलकर हाल की ओर आती है। सिया जब हाल में आती है तो उसे सोफे पर बैठकर सुमन जी, रघुवेंद्र जी, सार्थक और दिशा कुछ बातें करते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। सिया सामने सुमन जी को देखकर अपनी रोती हुई आवाज में उन्हें आवाज देती है, माँ। सिया की आवाज सुनकर सुमन जी जैसे ही अपने सामने सिया को इस हाल में देखती है तो वो अपनी जगह से उठ जाती है। यही हाल सबका भी था। सुमन जी कुछ और कहती उससे पहले सिया उनके पास आके उनके गले लगते हुए रोने लगती हैं। सिया जिसने अभी तक जो हिम्मत बचा कर रखी हुई थी अपने सामने सुमन जी को देखकर उसे भी खो देती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है। वही हाल में मौजूद सभी लोग जब सिया को ऐसे देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। सुमन जी सिया के चेहरे को देखती है, उसके बाद उसके होठों पर उनकी नज़र पड़ती है जिसे देखकर वो कुछ समझने की कोशिश करती है कि लेकिन तभी उनकी नज़र सिया के गर्दन और हाथों पर बने उन निशानों पर जाती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है और उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन वो खुद को संभालते हुए सिया के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहती है, सिया बच्चे आपके साथ ये किसने किया है, आप हमें बताइए। सिया जो बिलख कर रो रही थी उनकी बात सुनकर उसे फिर से वही सब कुछ दिखाई देने लगता है और वो अपनी घबराती हुई आवाज में कहती है, वो रूम में जिसमें हाँ हम चेंज कर रहे थे वो उस रूम में उसने हाँ हमारे ससा साथ जबरदस्ती की, वो अभी भी वही है। इतना कहते कहते सिया बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। उसे इस तरह गिरते हुए देखकर सुमन जी जल्दी से नीचे बैठकर उसके सर को अपनी गोद में रखकर रोते हुए उसे उठाने लगती है, लेकिन सिया अपनी आंखें नहीं खोलती है। वही हाल में मौजूद सभी लोग सिया की बात सुनकर किसी सदमे में चले गए थे। तभी उनके कानों में सुमन जी की आवाज जाती है, चैप्टर 19 तुमने एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी, कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। इतना कहकर सुमन जी रोते हुए सिया के गाल को थपथपाते हुए सिया को आवाज देने लगती हैं। उनकी आवाज सुनकर सभी लोग होश में आते हैं। रघुवेंद्र जी अपना फोन निकालकर अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करके तुरंत आने को कहकर सिया के पास जाते हुए कहते हैं, सार्थक जल्दी से गेस्ट रूम में जाओ, देखो किसकी इतनी हिम्मत हो गई इतनी कि हमारे ही घर में आके ऐसी हरकत किया सिया के साथ। इतना कह वो सिया को जल्दी से अपने बाहों में उठाकर अपने कमरे की ओर चले जाते हैं।
रघुवेंद्र जी की बात सुनकर सार्थक दिशा को देखकर उसे सिया के पास जाने का इशारा करता है और खुद गेस्ट रूम की ओर जाते हुए अपने मन में कहता है, तुम जो कोई भी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की। सार्थक गुस्से से जाके गेस्ट रूम का डोर ओपन करता है तो अपने सामने बेड पर लेटे इंसान को देखता। उस इंसान को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो अपने मन में एक नाम बुदबुदाता है। लेकिन फिर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो उस इंसान के पास जाके जोर से उसका नाम पुकारता है, वैदिक। सार्थक की आवाज इतनी तेज थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। सुमन जी के रूम के बाहर सभी लोग खड़े थे और अंदर एक फीमेल डॉक्टर सिया का चेकअप कर रही थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर रूम से बाहर आती हैं और वो सुमन जी को अंदर आने का इशारा करती हैं। डॉक्टर का इशारा समझकर सुमन जी अंदर जाती है तो वो डॉक्टर से तुरंत कहती हैं, डॉक्टर हमारी बेटी को क्या हुआ है और वो अब कैसी है। सुमन जी की बात सुनकर डॉक्टर सुमन जी से कहती हैं, मिस्से खुराना, इनके साथ किसी ने जबरदस्ती की है। इनके बॉडी पर हर जगह दांतों से काटने के निशान हैं और कई बार किया गया है जिससे इनकी बॉडी झेल नहीं पाई है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है जिससे इन्हें दर्द से राहत मिले और ये कुछ दवाएं हैं जो मैंने लिखी है, आप इसे मंगाकर इन्हें खिला दीजिएगा, इन्हें कल तक होश आ जाएगा। अब मैं चलती हूँ। इतना कह वो डॉक्टर वहां से चली जाती है। डॉक्टर के बाहर जाते ही दिशा और रघुवेंद्र जी भी रूम में आ जाते हैं। रघुवेंद्र जी को देखकर सुमन जी उनके गले लगकर रोते हुए उन्हें सब बता देती है जो डॉक्टर ने कहा था। उनकी बात सुनकर दिशा के भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रघुवेंद्र जी भी गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं। उसके बाद वो खुद को दोष देते हुए कहती है, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हमने ही सिया को बुलाया था, अगर हम नहीं बुलाते तो आज वो सही सलामत होती। इतना कहकर वो और भी फूट फूट कर रोने लगती है। उन्हें इस तरह रोता हुआ देखकर रघुवेंद्र जी उन्हें शांत कराते हुए अपने मन में कहते हैं, आज तक हमने सुमन की आंखों में एक आंसू तक नहीं आने दिया और जिसकी वजह से उनकी आंखों से आंसू गिरे हैं उन्हें हम ऐसी सजा देंगे जिसे वो कभी भी नहीं भूल सकता है। कुछ देर बाद सभी लोग हाल में मौजूद थे, इनमें वो शख्स भी शामिल था जिसने सिया के साथ जबरदस्ती की थी। वो सोफे पर बैठा हुआ जिसे सार्थक ने जगाकर उसे हाल में सबके सामने लाया था और वो शख्स बस अपनी लाल आंखों से सार्थक को घूर रहा था। उसे इस तरह से खुद को घूरते हुए देखकर सार्थक उस पर चिल्लाते हुए कहता है, वैदिक, तुमने सिया के साथ ऐसा क्यों किया, मुझे जवाब दो। वो शख्स जिसका नाम वैदिक था वो बोला, भाई मैंने आपको अभी तो बताया, मैं होश में नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरी ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स मिला दिए थे और मुझे जैसे ही इसका एहसास हुआ मैं गेस्ट रूम में गया था खुद को शांत करने के लिए, लेकिन फिर क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। उसकी बात सुनकर सार्थक उस पे चिल्लाते हुए कहता, मैं तुम्हें बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ, तुमने एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी, उसके बाद यही हुआ। सार्थक की बात सुनकर वैदिक शौक होते हुए कहता है, व्हाट? चैप्टर 20 मैं शादी नहीं करूंगा। उसे इस तरह शॉक्ड देखकर सार्थक अपना दांत पिसते हुए कहता है, क्या हुआ, कुछ याद आया? अगर नहीं आया तो ध्यान से सोचो तुमने क्या किया है, तुम्हें अच्छे से सब याद आएगा कि तुमने किसी की जिंदगी के साथ आज खिलवाड़ किया है। सार्थक की बात सुनकर वैदिक अपनी आंखें बंद कर जब से वो पार्टी में आया था उसके साथ क्या क्या हुआ था वो सोचने लगता है। वैदिक पार्टी में आया था, उसके बाद वो कुछ बिजनेसमैन से बात करता है, फिर उसके पास एक वेटर आके उसे ड्रिंक देता है जिसे वो बैठकर पीता है। उस ड्रिंक के पीते ही उसे अपना शरीर गर्म और बेचैनी होने लगती है, जिसके बाद उसकी हेजल ग्रीन आंखें पूरी लाल हो जाती है और वो उसी तरह से अपने मन में कहता है, किसकी इतनी औकात हुई जिसने मुझे ड्रग्स दिया है। इतना कह वो खुद को संभालते हुए गेस्ट रूम में जाके तुरंत शॉवर लेने लगता है। वो शॉवर के नीचे भीगते हुए खुद को शांत करने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई बाथरूम का डोर खोलने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर उसकी आंखें गुस्से से भर जाती है और वो अपने मन में कहता है, किसकी मौत आई है। इतना कहकर वो जल्दी से अपने कपड़े उतार कर एक टॉवल लेके बाथरूम का डोर ओपन करता है और सामने की ओर देखता है। सामने के नज़ारे को देखकर उसकी बॉडी फिर से हिट होने लगती है। उसके बाद उसके आंखों के सामने आगे के नज़ारे एक एक करके आने लगते हैं, जिसे याद कर वो अपने हाथों की मुट्ठी भींच लेता है जोर से।
सब कुछ याद करके वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है और अपनी जगह से खड़ा होकर वहां से जाने को होता है। तभी उसके कानों में सुमन जी की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसके कदम वही जम जाते हैं। वैदिक, आपको सिया से शादी करनी होगी, वो भी कल के कल ही। सुमन जी की बात सुनकर वैदिक उन्हें देखते हुए कहता है, लेकिन मॉम मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो सब कुछ गलती से हुआ है। मैं होश में नहीं था, मुझे किसी ने ड्रग्स दिए थे, इसलिए ऐसा हुआ है और मैं कोई शादी नहीं करने वाला हूँ। उसकी बात पूरी होते ही उसके गालों पर एक तेज थप्पड़ पड़ता है, जिसकी आवाज पूरे हाल में गूंज उठती है। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि रघुवेंद्र जी ने वैदिक को मारा था। अपने सामने रघुवेंद्र जी को देखकर वैदिक उन्हें घूर कर देखते हुए कहता, डैड आपने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी किसी अजनबी के लिए, ये आपने अच्छा नहीं किया। उसकी बात सुनकर रघुवेंद्र जी कहते हैं, वैदिक आपने आज जो किया है नसिया के साथ, उसके सामने ये थप्पड़ कुछ भी नहीं है, और जब तुमने इतनी बड़ी गलती की है तो उसकी सजा भी तुम्हें मिलनी चाहिए, और तुम्हारी सजा यही है कि जो सुमन ने कहा है तुम वही करोगे, और कल के कल ही तुम्हारी शादी होगी सिया से। उनकी बात सुनकर वैदिक अपना दांत पिसते हुए गुस्से से कहता है, डैड मैंने कहा ना, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे किसी ने ड्रग्स दिया था इसलिए ऐसा हुआ, मैंने होश में कुछ नहीं किया है। वैदिक की बात सुनकर रघुवेंद्र जी कहते हैं, गलती तो तुमने की है वैदिक, और अब तुम्हें उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। वो गलती तुमने होश में की है या फिर कैसे भी की हो, मुझे उससे नहीं मतलब, पर तुम्हारी इसी गलती की वजह से हमारी सुमन के आंखों से आज आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनकी बात सुनकर वैदिक उन्हें मना करते हुए कहता है, कुछ भी हो मैं शादी नहीं करूंगा। तभी सुमन जी की आवाज सबको सुनाई देती है, जो चुपचाप रोते हुए कब से इस तमाशे को देख रही थी। वैदिक, हम आखिरी बार कह रहे हैं, आपको सिया से शादी करनी होगी और उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें लेनी होगी। सुमन जी की बात सुनकर वैदिक उन्हें देखते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ मॉम, मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं तो नहीं। वैदिक की बात सुनकर सुमन जी कहती है, वैदिक आपको मेरी कसम है, आप कल ही सिया से शादी करेंगे, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप कल मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। अब आप सोच लीजिए आप क्या चाहते हैं, हमें अभी के अभी जवाब दीजिए। सुमन जी की बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वही वैदिक उनकी बात सुनकर अपने सामने रखे कांच की टेबल को उठाकर पटक देता है और हाल में रखी चीजों को गुस्से से तोड़ने फोड़ने लगता है। उसे इस तरह देखकर सुमन जी और दिशा सहम जाते हैं, लेकिन फिर भी सुमन जी नीचे पड़े एक कांच के टुकड़े को उठा लेती हैं और अपनी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती हैं, थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।